मानव शरीर की एक बहुत ही जटिल और आकर्षक प्रणाली है, पुरुष प्रजनन तंत्र। और हमारे पास कुछ काफी विस्तृत नोट्स और रेखा चित्र हैं जो इस प्रणाली के हर पहलू को उजागर करते हैं। बिल्कुल, हमारा मिशन है इन रेखा चित्रों को समझना और ये जानना कि ये प्रणाली कैसे काम करती है, मतलब अंगों की संरचना से लेकर हार्मोन की भूमिका तक। तो चलिए इसकी परतों को खोलना शुरू करते हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ अंगों का एक कलेक्शन नहीं है, ये एक पूरी समन्वित प्रणाली है जो बहुत ही सटीक तरीके से काम करती है। हम देखेंगे कि कैसे हर छोटा हिस्सा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, तो शुरुआत करने के लिए नोट्स के अनुसार पुरुष प्रजनन प्रणाली को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक लैंगिक अंग, जिसमें एक जोड़ी वृषण यानी टेस्टीज शामिल हैं। फिर है सहायक लैंगिक नलिकाएं, जनन ग्रंथियां और बाह्य जननांग। और एक दिलचस्प बात यहीं पर है, ये जो प्राथमिक अंग है यानी वृषण, वो भ्रूणीय मीसोडर्म से उत्पन्न होते हैं। अच्छा, हाँ, जो हमें इसके विकास के बारे में भी कुछ सुराग देता है। ठीक है, तो चलिए प्राथमिक अंग वृषण पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। नोट्स में साफ साफ बताया गया है कि इसके 2 मुख्य काम हैं, शुक्राणु जनन यानी शुक्राणु का निर्माण और दूसरा हार्मोन का उत्पादन। यहाँ एक बहुत ही आकर्षक तथ्य है, शुक्राणु जनन के लिए वृषण को शरीर के मुख्य तापमान से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए। हाँ, 2 to 2.5 डिग्रीज। और इसीलिए वो वृषण कोश यानी स्क्रोटम में शरीर के बाहर स्थित होते हैं। बिल्कुल, और ये तापमान का अंतर ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये तापमान बना नहीं रहता तो शुक्राणु का उत्पादन ठीक से हो ही नहीं पाता। ये प्रकृति के अनुकूलन का एक बेहतरीन उदाहरण है ना। हाँ, सही बात है। इन नोट्स में कुछ जानवरों का भी जिक्र है, जैसे हाथी, चूहे और गिलहरी, शायद एक तुलना के लिए कि कैसे अलग-अलग प्रजातियों में ये प्रणालियां भिन्न हो सकती हैं। हो सकता है। अब अगर हम वृषण की आंतरिक संरचना को देखें तो वो बहुत ही व्यवस्थित है। ये 3 परतों से ढका होता है, ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और ट्यूनिका वैस्कुलरिस। और अंदर से ये छोटे छोटे खंडों में बटा होता है, जिन्हें पालिकाएं या लोब्यूल्स कहा जाता है। हाँ, एक वृषण में लगभग 200 से 250 पालिकाएं होती हैं। ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और हर पालिका के अंदर अत्यधिक कुंडलित यानी हाईली कॉइल्ड नलिकाएं होती हैं। इन्हें शुक्रजनन नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। अच्छा, और इनकी कुल संख्या लगभग 750 तक हो सकती है। और यहीं पे इन्हीं नलिकाओं में शुक्राणु निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया होती है। तो इन शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर असल में होता क्या है? नोट्स के अनुसार यहाँ 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। पहली हैं नर जनन कोशिका यानी मेल जर्म सेल्स, जो आगे चलकर शुक्राणु बनती हैं। और दूसरी हैं सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली सेल्स। इन्हें नर्स टिश्यू भी कहा गया है। हाँ, नर्स टिश्यू, जो विकासशील शुक्राणुओं को पोषण और सहायता देती हैं। यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये सर्टोली कोशिकाएं एक तरह से शुक्राणुओं के लिए संरक्षक की भूमिका निभाती हैं। संरक्षक? हाँ, वे एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करती हैं उनके लिए। अच्छा, ये तो शुक्राणु की बात हुई, लेकिन हार्मोन का क्या? नोट्स में अंतराली स्थान यानी इंटरस्टिशियल स्पेस का जिक्र है, जहां लेडिग कोशिकाएं, लेडिग सेल्स पाई जाती हैं। हाँ, और यहीं पर हार्मोन का पूरा खेल शुरू होता है। कैसे? देखिए, LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नाम का एक हार्मोन इन लेडी कोशिकाओं को उत्तेजित करता है। ठीक है। और उस उत्तेजना से वो एंड्रोजन मतलब पुरुष हार्मोन का उत्पादन करती हैं। और मुख्य एंड्रोजन है टेस्टोस्टेरॉन, जो एक C19 स्टेरॉइड हार्मोन है। बिल्कुल। तो इसका मतलब शुक्राणु का उत्पादन और पुरुष हार्मोन का उत्पादन दोनों एक ही अंग में हो रहा है, लेकिन अलग-अलग कोशिकाएं उन्हें नियंत्रित कर रही हैं। एकदम सही। ये एक ही फैक्ट्री में 2 अलग-अलग प्रोडक्शन लाइंस की तरह है, जिनका मैनेजमेंट भी अलग-अलग है। वाह, तो ठीक है, एक बार शुक्राणु बन गए, उसके बाद उनका सफर कहाँ जाता है? नोट्स में इसका एक पूरा क्रम, एक सीक्वेंस दिया गया है। ये एक नेटवर्क की तरह है, एक बहुत ही व्यवस्थित नेटवर्क। शुक्राणु शुक्रजनन नलिकाओं से निकलकर पहले ट्यूब्यूली रेक्टी में जाते हैं। ट्यूब्यूली रेक्टी? फिर वहां से वृषण जालिका यानी रीटे टेस्टिस और फिर वासा एफरेंसिया में। ये तो काफी जटिल रास्ता लगता है, लेकिन बहुत एफिशिएंट। इसके बाद वे अधिवृषण यानी एपिडिडिमिस में जाते हैं और फिर अंत में शुक्रवाहिनी वासा डिफरेंस के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। शुक्राणु अकेले सफर नहीं करते। अच्छा? नहीं, उनके साथ एक तरल पदार्थ मिलता है जिसे सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं, और ये जनन ग्रंथियों द्वारा बनाया जाता है। हाँ, नोट्स में 3 मुख्य ग्रंथियों का उल्लेख है। एक जोड़ी शुक्राशय सेमिनल वेसिकल,
जो सेमिनल प्लाज्मा का सबसे बड़ा हिस्सा करीब 60-70% बनाती है, सबसे ज्यादा, हाँ। और इसमें फ्रक्टोज और कैल्शियम होता है। और ये फ्रक्टोज बहुत जरूरी है। क्यों? फ्रक्टोज शुक्राणुओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, उनके लंबे सफर के लिए फ्यूल। समझ गई, फ्यूल। तो दूसरी ग्रंथि है एकल प्रोस्टेट ग्रंथि, जो 20-30% योगदान देती है। हाँ। और तीसरी है एक जोड़ी बल्बो यूरेथ्रल या काउपर ग्रंथियां। काउपर्स ग्लैंड्स, हाँ। ये एक क्षारीय यानी एल्कलाइन स्राव पैदा करती हैं। क्षारीय। तो इसका क्या काम है? इसका काम है मूत्र मार्ग की अम्लता को, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना, ताकि शुक्राणु जब वहां से गुजरें तो उन्हें कोई नुकसान ना हो। ये रास्ता साफ करने जैसा है। वाह! तो ये सब मिलकर शुक्राणुओं की उत्तरजीविता और उनकी गतिशीलता सुनिश्चित करते हैं। बिल्कुल, हर ग्रंथि का स्राव एक खास मकसद पूरा करता है। तो जब ये सेमिनल प्लाज्मा शुक्राणुओं के साथ मिल जाता है, तब उसे वीर्य यानी सीमेन कहते हैं। राइट। और इसका पीएच 7.2 से 7.4 के बीच होता है, मतलब थोड़ा क्षारीय। हाँ, स्लाइटली एल्कलाइन। ये भी उन्हें फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की एसिडिटी से बचाने में मदद करता है। अंत में नोट्स में एक और बात बताई गई है कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया यौवन आरंभ प्यूबर्टी में शुरू होती है, और इसके लिए विटामिन ए और ई बहुत आवश्यक है। हाँ, ये भी एक जरूरी पॉइंट है। पोषण का सीधा असर इस पूरी प्रक्रिया पर पड़ता है। तो आज हमने देखा कि पुरुष प्रजनन प्रणाली कितनी जटिल और सटीक है। वृषण की सूक्ष्म संरचना से लेकर शुक्राणु के सफर और वीर्य के निर्माण तक हर कदम कितना महत्वपूर्ण है। यह वास्तव में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, जहां कोशिकीय स्तर पर होने वाली प्रक्रियाएं और हार्मोनल संकेत सब मिलकर एक पूरी प्रणाली को नियंत्रित करते हैं। देखिए, जीवन को बनाने के लिए 2 कोशिकाओं की जरूरत होती है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन उन्हें बनाने की जो रणनीतियां हैं ना, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है करोड़ों की एक फौज तैयार करने की कहानी, एक ऐसी फैक्ट्री जो कभी बंद ही नहीं होती, और दूसरी तरफ है एक कीमती खजाने को दशकों तक सहेज कर रखने की कहानी। हमारे पास कुछ बहुत ही डिटेल्ड जैविक रेखा चित्र है जो इन 2 दुनियाओं को दिखाते हैं, शुक्राणु और अंडाणु का बनना। तो आज हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि ये कोशिकाएं कैसे बनती हैं, बल्कि ये जानना है कि प्रकृति ने इन्हें बनाने के लिए 2 इतने अलग रास्ते आखिर क्यों चुने। तो चलिए इन 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं उस फैक्ट्री से जो लगातार चलती रहती है। ठीक है, तो पहला रेखा चित्र हमारे सामने है शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई असेंबली लाइन हो। एक कोशिका अंदर जाती है और 4 बाहर निकलती है। आपने कहा इसका आउटपुट बहुत ज्यादा है। रेखा चित्र में इसके 3 मुख्य स्टेप्स दिखाए गए हैं। पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज। इसमें एक स्टेम सेल, जिसे हम नर जनन कोशिका कहते हैं, वो डिवाइड होकर अपनी ही जैसी बहुत सारी कॉपीज बनाती है। इन्हें कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये सब फैक्ट्री के लिए कच्चा माल है एक तरह से। और ये सभी कोशिकाएं 2n या द्विगुणित हैं, है ना? जी, मतलब इनमें क्रोमोसोम का पूरा सेट है। बिल्कुल बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। इसके बाद आता है ग्रोथ फेज। इसमें ये स्पर्मेटोगोनिया खाना पीना लेकर, मतलब न्यूट्रिशन लेकर साइज में बड़े हो जाते हैं। अब इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अच्छा। अभी भी ये 2n ही है, बस अब ये अगले सबसे बड़े स्टेप के लिए तैयार है, और वो स्टेप है मैचुरेशन फेज। यहीं पर असली जादू होता है, अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। मियोसिस यानी वो प्रक्रिया जो क्रोमोसोम की संख्या को आधा कर देती है। एग्जैक्टली। यहाँ मियोसिस 2 हिस्सों में होता है। मियोसिस 1 के बाद एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 कोशिकाएं बनती हैं। इन्हें हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, और अब ये n या अगुणित हो चुकी हैं, मतलब इनमें क्रोमोसोम का सिर्फ एक सेट है। फिर तुरंत होता है मियोसिस 2, और उन 2 कोशिकाओं से 4 स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। तो फैक्ट्री का इनपुट था एक 2n सेल और आउटपुट है 4n सेल्स। लेकिन एक मिनट, रेखा चित्र के हिसाब से देखें तो ये स्पर्मेटिड्स ये तो गोल और सुस्त दिख रहे हैं। असली शुक्राणु तो एक एथलीट जैसा दिखता है। तो इस गोल कोशिका से ये वो जैविक मिसाइल बनने का सफर कैसा होता है? यहाँ एक और शब्द भी है, स्पर्मियोजेनेसिस। ये सुनने में तो लगभग एक जैसा ही लगता है। शुक्राणु जनन, स्पर्मियोजेनेसिस, क्या ये सिर्फ एक फैंसी शब्द है या ये कोई खास हिस्सा है इस प्रक्रिया का? आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये कोई फैंसी शब्द नहीं है, ये फिनिशिंग टच ही है। अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी असेंबली लाइन का नाम है, शुरू से लेके आखिर तक। और स्पर्मियोजेनेसिस उस असेंबली लाइन का आखिरी और सबसे कमाल का स्टेशन है। यहाँ पे वो गोल नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड एक काया पलट से गुजरता है। उसका जो फालतू साइटोप्लाज्म है वो हट जाता है, एक पूंछ निकल आती है, और वो एक सुव्यवस्थित गतिशील शुक्राणु या स्पर्मेटोजोआ में बदल जाता है।
वाह। ये ऐसा है जैसे एक साधारण सेडान कार को फॉर्मूला 1 रेस कार में बदल दिया हो। फॉर्मूला 1 रेस कार, वाह, मुझे ये उपमा पसंद आई। तो चलिए इस रेस कार के पुर्जों को भी देख लेते हैं। शुक्राणु की संरचना वाला जो रेखा चित्र है वो वाकई आकर्षक है। सिर, मध्य भाग और पूंछ, ये किसी छोटे से जैविक रोबोट जैसा है जिसे एक ही मिशन पर भेजा गया है। और इसका हर हिस्सा उसी मिशन के लिए ही डिजाइन किया गया है। सबसे पहले है सिर यानी हेड। ये इसका पेलोड है, इसका डेटा पैकेज। इसके अंदर न्यूक्लियस में कसकर पैक किया हुआ जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए होता है। और इसके ऊपर एक टोपी जैसी चीज है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम? हाँ, और ये सिर्फ एक हेलमेट नहीं है। तो फिर ये क्या है? इसका असली काम क्या है? ये एक तरह की केमिकल चाबी है, या कह सकते हैं कि ये मिसाइल का वॉरहेड है। अच्छा। जैसा कि अगले रेखा चित्र में बताया गया है, इसके अंदर स्पर्म लाइसिन नाम के एंजाइम भरे होते हैं। अच्छा। जैसे कि हेलियोरोनिडेज। जब शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचता है तो यही एंजाइम अंडाणुओं की बाहरी सुरक्षा दीवारों को घोलकर अंदर जाने का रास्ता बनाते हैं। कमाल है। तो ये सिर्फ तैरता ही नहीं बल्कि केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके दरवाजा भी तोड़ता है। ये तो किसी जासूसी फिल्म जैसा लग रहा है। तो फिर इसका इंजन कहाँ है? ऊर्जा कहाँ से मिलती है इसे? वो है इसका मध्य भाग, मिडिल पीस। यह शुक्राणु का इंजन रूम है, इसका बैटरी पैक। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एक सर्पिल एक स्पाइरल आकार में लिपटे होते हैं जिसे नेबेन कर्ण कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया ही उसे एक ऐसी मैराथन दौड़ने की ऊर्जा देते हैं जिसकी फिनिश लाइन एक नए जीवन की शुरुआत है। और आखिर में है पूंछ यानी टेल, जो इसका प्रोपल्शन सिस्टम है। इसकी जो अंदरूनी बनावट है वो 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल वाली व्यवस्था, वो एक अविश्वसनीय मोटर की तरह काम करती है। अच्छा। जिससे वो शक्तिशाली लहराती हुई गति पैदा होती है। ये सब सुनकर एक सवाल दिमाग में आ रहा है। हाँ। एक स्खलन में 200 से 300 मिलियन शुक्राणु, ये संख्या तो पागलपन है। प्रकृति इतनी बर्बादी क्यों कर रही है? अगर लक्ष्य सिर्फ एक अंडाणु तक पहुंचना है तो इतनी बड़ी सेना भेजने का क्या मतलब है? आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन ये बर्बादी नहीं, ये एक स्ट्रैटेजी है। मादा जनन पथ वो शुक्राणु के लिए एक बहुत ही मुश्किल और खतरनाक रास्ता है। ओह। ज्यादातर तो रास्ते की एसिडिटी या फिर इम्यून सिस्टम का शिकार हो जाते हैं। तो ये संख्या, ये सेफ्टी नंबर्स वाली बात है। अच्छा, करोड़ों की सेना भेजते हैं ताकि कुछ सैनिक तो मंजिल तक पहुंच ही जाए। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ संख्या ही काफी नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल भी होता है? बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार एक स्वस्थ प्रजनन क्षमता के लिए इस सेना में कम से कम 60% सैनिकों का आकार और बनावट एकदम सही होनी चाहिए। 60%? हाँ, और उन 60% में से भी कम से कम 40% में तीव्र गतिशीलता होनी चाहिए। उन्हें तेजी से और सही दिशा में तैरना आना चाहिए। अगर ये क्वालिटी कंट्रोल का मानक पूरा नहीं होता तो ओलिगोस्पर्मिया जैसी स्थितियां हो सकती हैं, जहां संख्या कम होने से प्रजनन क्षमता पर असर पड़ता है। ठीक है, तो ये थी मात्रा की कहानी, एक मास प्रोडक्शन फैक्ट्री की। अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं। अगर शुक्राणु बनना एक फैक्ट्री है, तो अंडाणु बनने की कहानी क्या है? क्या वहां भी ऐसी ही कोई असेंबली लाइन चलती है? चलिए मादा जनन तंत्र के रेखा चित्र को देखते हैं। नहीं, यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ फैक्ट्री नहीं है, यहाँ एक खजाने का संदूक है। खजाने का संदूक? हाँ, मादा जनन तंत्र में मुख्य खिलाड़ी हैं अंडाशय, ओवरीज, जहां ये खजाना यानी अंडाणु बनता है और सहेजा जाता है। फिर हैं अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब्स, जो अंडाशय से गर्भाशय तक का रास्ता है, और इसी रास्ते में खासकर इसके एम्पुला वाले हिस्से में निषेचन होता है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन ट्यूब के अंदर होता है? हाँ, ट्यूब के सिरे पर झालर या फिमरिये जैसी संरचना होती है जो अंडाणु को लॉन्च होने पर पकड़ लेती है। और अंत में है गर्भाशय, यूट्रस, वो सुरक्षित जगह जहां भ्रूण का विकास होता है। अब यहाँ अंडजनन या oogenesis का रेखा चित्र है, और ये तो शुक्राणु जनन से बहुत ज्यादा जटिल लग रहा है। इसमें जन्म, बचपन, यौवन, ये सब टाइमलाइन क्यों है? यह एक सीधी लाइन तो बिल्कुल नहीं है। आप सही कह रही हैं। शुक्राणु जनन अगर एक सीधी साधी स्प्रिंट है, तो अंड जनन एक जटिल दशकों लंबी मैराथन है। दशकों लंबी? हाँ, और जिसमें कई ठहराव हैं। 3 बड़े अंतर हैं। पहला और सबसे हैरान करने वाला अंतर, ये प्रक्रिया लड़की के जन्म से भी पहले शुरू हो जाती है। क्या? हाँ, जब वो खुद अपनी माँ के गर्भ में एक भ्रूण होती है।
एक लड़की अपने जीवन भर के सभी अंडाणुओं के शुरुआती रूप यानी प्राइमरी oocytes के साथ ही जन्म लेती है। जन्म के बाद कोई नया अंडाणु नहीं बनता। एक मिनट, क्या मतलब? तो ये एक लिमिटेड एडिशन स्टॉक है जो जन्म के समय ही मिल जाता है? एग्जैक्टली। और यही दूसरा बड़ा अंतर लाता है। ये प्रक्रिया लगातार नहीं चलती, ये रुक रुक कर चलती है। प्रकृति इसमें एक अद्भुत पॉज बटन का इस्तेमाल करती है। पहला पॉज जन्म के समय लगता है, जब सारे प्राइमरी oocytes मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 अवस्था में आकर रुक जाते हैं। रुक जाते हैं? हाँ, और ये ठहराव 10-12 साल तक यानी यौवन आने तक बना रहता है। तो एक मिनट मैं इसे ठीक से समझ लूं। मतलब लड़की के जन्म के समय ये प्रक्रिया शुरू होकर रुक जाती है, फिर जवानी में दोबारा शुरू होती है और फिर से रुक जाती है। हाँ, और ये अपना काम तभी पूरा करती है जब कोई स्पर्म उसे आकर मिलता है। ये तो किसी 2 लेवल के सिक्योरिटी लॉक जैसा है। 2 लेवल सिक्योरिटी लॉक, क्या बेहतरीन तरीका है इसे समझाने का। बिल्कुल ऐसा ही है। यौवन के बाद हर महीने कुछ oocytes अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं, मियोसिस 1 पूरा करते हैं और सेकेंडरी oocyte बनाते हैं। लेकिन फिर दूसरा पॉज लग जाता है, मेटाफेज 2 में। यह विभाजन तभी पूरा होता है जब कोई शुक्राणु इसमें प्रवेश करता है। पर ऐसा क्यों है? शायद इसलिए ताकि कोशिका को दशकों तक सक्रिय रहने से होने वाली संभावित टूट-फूट से बचाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि जब वो सबसे महत्वपूर्ण क्षण आए तो कोशिका बिल्कुल सही सलामत हो। और तीसरा अंतर क्या था? तीसरा अंतर है विभाजन का। शुक्राणु जनन में एक कोशिका से 4 बराबर के शुक्राणु बनते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ प्रकृति संसाधनों को बर्बाद नहीं करती। यहाँ विभाजन असमान होता है। एक प्राइमरी oocyte से एक बहुत बड़ा पोषक तत्वों से भरपूर अंडाणु बनता है और साथ में 1 या 2 बहुत छोटी बेकार सी पोलर बॉडीज बनती हैं। पोलर बॉडीज? हाँ, जो बाद में खत्म हो जाते हैं। सारी अच्छी चीजें, सारा साइटोप्लाज्म एक ही कोशिका को दिया जाता है ताकि अगर निषेचन हो तो भ्रूण के शुरुआती विकास के लिए भरपूर पोषण मौजूद हो। ये क्वालिटी पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति है। ये तो वाकई बहुत ही अलग है। मतलब एक तरफ करोड़ों की सेना और दूसरी तरफ एक कीमती पोषक तत्वों से भरा खजाना जिसे बनाने में दशकों लग जाते हैं। अब इस आखिरी रेखा चित्र को देखते हैं। इसमें अंडाशय के अंदर का विकास दिखाया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे एक ही जगह पर पूरा जीवन चक्र चल रहा हो। ये अंडाशय के अंदर उन पुटिकाओं या फॉलिकल्स के विकास की कहानी है। इन्हें आप उस कीमती अंडाणु का लाइफ सपोर्ट सिस्टम या कह सकते हैं एक इंक्यूबेटर समझ सकते हैं। जन्म के समय अंडाशय में बहुत सारी प्राथमिक पुटिकाएं होती हैं और हर एक के अंदर एक प्राइमरी oocyte प्रोफेज आई में पॉज मोड में होता है। और फिर यौवन के बाद हर महीने इनमें से कुछ का विकास होता है, सही है? हाँ, हार्मोन्स के सिग्नल पर हर महीने कुछ प्राथमिक पुटिकाएं विकसित होना शुरू करती हैं। वे प्राइमरी से सेकेंडरी, फिर टर्शरी और अंत में एक परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में फॉलिकल ना सिर्फ बड़ा होता है बल्कि वो हार्मोन भी बनाता है और अंदर बैठे oocyte को पोषण भी देता है। और इसी विकास के दौरान oocyte अपना मियोसिस 1 भी पूरा कर लेता है। और फिर होता है अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन। रेखा चित्र में दिखाया गया है कि ग्राफियन फॉलिकल फट रहा है। बिल्कुल। जब ग्राफियन फॉलिकल पूरी तरह तैयार हो जाता है तो वो फटता है और उसमें से सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है। यही लॉन्च है। ये कीमती खजाना अब अंडवाहिनी में अपनी यात्रा के लिए तैयार है, जहां वो अपने विजेता का इंतजार करेगा। वाह! ये एक बहुत ही सधा हुआ और हार्मोन द्वारा नियंत्रित चक्र है। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो नर और मादा प्रक्रियाओं में एक बहुत ही स्पष्ट और रणनीतिक अंतर है। एक तरफ पुरुषों में यौवन के बाद एक नॉन स्टॉप फैक्ट्री है जो अरबों की संख्या में शुक्राणु बनाती है, ये मात्रा की रणनीति है। और दूसरी तरफ महिलाओं में एक सीमित खजाना है जो जन्म से ही तय है और जिसे दशकों तक सहेज कर हर महीने एक एक करके गुणवत्ता के साथ रिलीज किया जाता है। ये अंतर जैविक निवेश यानी बायोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट की 2 बिल्कुल अलग फिलॉसफी को दिखाता है। नर प्रक्रिया लाखों मौके बनाकर सफलता की संभावना बढ़ाती है, जबकि मादा प्रक्रिया एक ही मौके में अपना सारा निवेश करके उसके सफल होने को सुनिश्चित करती है। बिल्कुल। लेकिन ये दोनों ही प्रक्रियाएं जो इतनी अलग और जटिल हैं, किसी भी प्रजाति को बनाए रखने के लिए मौलिक और अनिवार्य हैं। दोनों एक ही कहानी के 2 जरूरी हिस्से हैं। हमने ये तो देख लिया कि ये 2 कोशिकाएं कैसे बनती हैं, उनकी रणनीतियां कितनी अलग हैं। एक करोड़ों की भीड़ है, दूसरा एक अकेला लक्ष्य। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन्हें निर्देशित कौन करता है। उस अंधेरे रास्ते में वे कौन से जटिल रासायनिक संकेत और रास्ते हैं जो लाखों शुक्राणुओं की उस भीड़ में से कुछ को उस एक अकेले अंडाणु तक पहुंचने की अविश्वसनीय यात्रा पर गाइड करते हैं। ये सिर्फ एक दौड़ नहीं है,
ये एक बेहद सटीक नेविगेशन की प्रक्रिया है, एक इंटेलिजेंस सिस्टम जो इन दो अलग अलग दुनियाओं को एक साथ लाता है। कुछ बहुत ही दिलचस्प हाथ से लिखे नोट्स और डायग्राम्स हैं हम्म। और ये हमें सीधे ले जाते हैं महिला प्रजनन प्रणाली की दुनिया में। ऊपर से तो ये किसी बायोलॉजी क्लास के नोट्स जैसे लगते हैं, अंडजनन, आर्तव चक्र, हार्मोन्स। हाँ, वही सब शब्द। बिल्कुल, लेकिन हमारा मिशन सिर्फ इन तथ्यों को दोहराना नहीं है। हम इन रेखाओं और शब्दों के पीछे की जो कहानी है उसे खोजना चाहते हैं, उस इंजीनियरिंग को समझना चाहते हैं जो जीवन को संभव बनाती है। और ये कहानी वाकई में शानदार है। मतलब हम अक्सर आर्तव चक्र को बस एक मासिक घटना के तौर पर देखते हैं ना। हाँ, बस उतना ही। लेकिन इन नोट्स को जब हम गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि ये प्रकृति की सबसे बेहतरीन योजनाओं में से एक है। ये सिर्फ जीव विज्ञान नहीं है, ये एक ऑर्केस्ट्रा है। ऑर्केस्ट्रा? हाँ, एक ऑर्केस्ट्रा जहाँ हर हार्मोन, हर कोशिका अपना पार्ट एकदम सही समय पर, मतलब बिल्कुल सही समय पर प्ले करती है। तो चलिए इस ऑर्केस्ट्रा को शुरू से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक अकेली कोशिका से, जिसे अंडजनन या ओवोजेनेसिस कहते हैं, यानी अंडे का बनना। और सबसे हैरान करने वाली बात जो इन नोट्स में है वो ये कि ये प्रक्रिया जन्म से ही शुरू हो जाती है। हाँ, ये कमाल की बात है। जन्म के समय ही लाखों प्राइमरी oocytes, मतलब इमेच्योर एग्स, अंडाशय में पहले से ही मौजूद होते हैं, जो एक तरह से सुस्त पड़े रहते हैं। बिल्कुल। फिर जब यौवन आता है तो हार्मोन्स का सिग्नल मिलता है और इनमें से कुछ, आप कह सकती हैं, जागना शुरू करते हैं। हर महीने कुछ प्राइमरी oocytes प्राइमरी फॉलिकल्स में बदलना शुरू होते हैं। तो ये फॉलिकल्स एक तरह का लॉन्च पैड हुए अंडे के लिए। हाँ, बिल्कुल सही शब्द है, लॉन्च पैड। अच्छा, हमारे पास यहाँ एक बहुत डिटेल्ड डायग्राम भी है ना? हाँ, एक परिपक्व ग्राफियन पुटेका का। हाँ, ग्राफियन फॉलिकल का। और इसे देखकर पता नहीं क्यों मुझे ये एक छोटे से किले जैसा लग रहा है। ये एनालॉजी बेहतरीन है। चाहिए इसी किले को थोड़ा और समझते हैं। हाँ, जिसके केंद्र में रानी यानी अंडा सुरक्षित है। बिल्कुल। तो इस किले के चारों ओर एक खाई है जो तरल पदार्थ से भरी है, इसे एंट्रम कहते हैं। अच्छा। फिर किले की दोहरी दीवारें हैं, बाहरी दीवार थीका एक्सटर्ना और अंदरूनी थीका इंटरना। और रानी यानी अंडे के पास तो अपने पर्सनल बॉडीगार्ड्स भी दिख रहे हैं। हाँ, एक जेली जैसी परत है जोना पेलुसिडा और उसके बाहर कोशिकाओं की एक और परत कोरोना रेडियाटा। सब कुछ उस एक कीमती अंडे की सुरक्षा के लिए है। लेकिन ये किला सिर्फ सुरक्षा ही नहीं दे रहा है, सही कहा ना? नोट्स में लिखा है कि थीका इंटरना जो अंदरूनी दीवार है वो एस्ट्रोजन हार्मोन बनाती है। हाँ, ये तो ऐसा हुआ जैसे किले की दीवारें ही पूरे राज्य को चलाने के लिए संदेश भेज रही हों। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वो चिंगारी है जो पूरे हार्मोनल खेल को, मतलब उस ऑर्केस्ट्रा को शुरू करती है। अच्छा। थीका इंटरना से निकलने वाला एस्ट्रोजन सिर्फ एक लोकल हार्मोन नहीं है, ये पूरे शरीर को संकेत भेजता है और आर्तव चक्र के अगले चरण की नींव रखता है। यहीं से असली कहानी आगे बढ़ती है। तो ये तो हुई किले के अंदर की माइक्रोस्कोपिक कहानी, लेकिन इस एक कोशिका का सफर पूरे शरीर को प्रभावित करने वाली उस मंथली रिदम से कैसे जुड़ता है? अब हम नोट्स में दी गई बड़ी तस्वीर पर आते हैं, आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल। और नोट्स में एक दिलचस्प बात लिखी है कि ये चक्र सिर्फ प्राइमेट्स में होता है, जैसे बंदर और इंसान। अच्छा, बाकी स्तनधारियों में नहीं? बाकी स्तनधारियों में जो चक्र होता है उसे एस्ट्रस चक्र कहते हैं, जो काफी अलग है। मानव चक्र की दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। यौवन की शुरुआत में पहला चक्र रजोदर्शन, मेनार्की। हाँ, मिनार्की, और 45-55 की उम्र के आसपास इसका स्थायी रूप से रुक जाना, जिसे रजोवृद्धि या मेनोपॉज कहते हैं। ये दोनों ही पड़ाव हार्मोन्स के स्तर में बड़े बदलावों का नतीजा है। और इस पूरे 28 दिन के चक्र को समझने के लिए नोट्स इसे 4 चैप्टर्स में बांटते हैं। हाँ, ये तरीका बहुत अच्छा है समझने के लिए। पहला चैप्टर रक्तस्राव या मेंस्ट्रुअल फेज, जो लगभग 1 से 4 दिन तक चलता है। दूसरा पुटकीय या फुलिक्युलर फेज, दिन 5 से 13 तक। तीसरा, जो कि कहानी का क्लाइमैक्स है, अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन, ठीक 14वें दिन, एकदम बीच में। और चौथा और आखिरी चैप्टर स्त्रावी या ल्यूटियल फेज, दिन 15 से 28 तक। और ये चैप्टर्स की तरह सोचना इसे बहुत आसान बना देता है, क्योंकि हर अध्याय अगले की जमीन तैयार करता है। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है, एक तरह से। तो चलिए पहले अध्याय से शुरू करते हैं, रक्तस्राव। नोट्स के मुताबिक इसे एक तरह से सिस्टम का रीसेट बटन कहा जा सकता है। बिल्कुल। इस दौरान प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्तर गिर जाता है और गर्भाशय की तैयार की गई अंदरूनी परत, एंडोमीट्रियम, वो टूटकर बाहर निकल जाती है। तो ये पिछले महीने की तैयारी का अंत है। सही कहा। और जैसे ही ये रीसेट होता है, दूसरा अध्याय यानी पुटकीय प्रावस्था शुरू हो जाती है।
अब हार्मोन्स का खेल शुरू होता है। वो चेन ऑफ कमांड वाला। हाँ, इसे एक चेन ऑफ कमांड की तरह सोचिए। दिमाग में बैठा सीईओ यानी हाइपोथैलेमस एक मेमो जारी करता है जिसका नाम है GnRH। और सीईओ का मेमो जाता है अपने टॉप मैनेजर यानी पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। बिल्कुल। और मैनेजर उस मेमो को पढ़कर अपने 2 सबसे जरूरी वर्कर्स LH और FSH को काम पर लगा देता है। अच्छा। ये दोनों हार्मोन्स खून के जरिए फैक्ट्री यानी अंडाशय तक पहुंचते हैं और वहां उन फॉलिकल्स को, उन किलों को विकसित होने का आदेश देते हैं। तो जैसे जैसे ये किले बड़े होते हैं वो ज्यादा ईस्ट्रोजन पैदा करते हैं और ये बढ़ता हुआ एस्ट्रोजन 2 काम करता है। एक, ये गर्भाशय की टूटी हुई परत की मरम्मत शुरू कर देता है। लेकिन यहीं पर मुझे एक बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है। एस्ट्रोजन एक तरफ तो धीरे धीरे परत बना रहा है, लेकिन आगे जाके यही एक अचानक विस्फोट का कारण भी बनता है। ये एक ही हार्मोन 2 अलग-अलग काम कैसे कर रहा है? ये एक बेहतरीन सवाल है और यहीं इस सिस्टम की खूबसूरती छिपी है। सब कुछ एस्ट्रोजन की मात्रा पर निर्भर करता है। मात्रा पर? हाँ, जब तक एस्ट्रोजन का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, वो पीयूष ग्रंथि को एक नेगेटिव फीडबैक भेजता है। मतलब वो मैनेजर को कहता है सब ठीक है, ज्यादा LH और FSH मत भेजो। ये कंट्रोल्ड ग्रोथ है। अच्छा, तो ये एक तरह का थर्मोस्टेट है जो तापमान को नियंत्रित रखता है। बिल्कुल। लेकिन फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स, 14वां दिन, अंडोत्सर्ग। जब एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ते बढ़ते एक चरम बिंदु पर पहुंच जाता है तो फीडबैक अचानक नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। मतलब थर्मोस्टेट टूट जाता है? एक तरह से हाँ। अब एस्ट्रोजन चिल्लाकर कहता है अब अभी भेजो सब कुछ। ये सिग्नल मिलते ही मैनेजर यानी पीयूष ग्रंथि LH और FSH की एक सुनामी भेज देती है। इसे ही LH सर्ज कहते हैं। बिल्कुल, यही वो LH सर्ज है। तो ये धीमी गति से हो रही तैयारी और फिर अचानक एक तूफान, और यही LH की सुनामी उस सबसे परिपक्व किले ग्राफियन पुटिका की दीवारों को तोड़ देती है। एकदम सही। वो किला फट जाता है और रानी यानी अंडा बाहर निकलकर फैलोपियन ट्यूब की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। वाह! ये पूरे 28 दिन के साइकिल का शिखर है। सिर्फ कुछ घंटों का एक इवेंट जिसके लिए 14 दिन की तैयारी हुई थी। ठीक है, अंडा तो अपनी यात्रा पर निकल गया, लेकिन उस फटे हुए किले के मलबे का क्या होता है? नोट्स में एक नया शब्द है, कॉर्पस ल्यूटियम। और यहीं पर प्रकृति का एक और कमाल देखने को मिलता है। अच्छा। वो मलबा बेकार नहीं जाता। वो खुद को एक नई अस्थायी ग्रंथि में बदल लेता है जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, जिसका मतलब है पीली बॉडी। पीली बॉडी? हाँ, और यहीं से कहानी का चौथा और आखिरी अध्याय ल्यूटियल फेज शुरू होता है। अब इस कॉर्पस ल्यूटियम का एक ही काम है, एक दूसरा महत्वपूर्ण हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन बनाना। प्रोजेस्टेरॉन, ये नाम तो सुना है, इसका क्या रोल है? प्रोजेस्टेरॉन को आप प्रेगनेंसी हार्मोन कह सकते हैं। इसका काम है एस्ट्रोजन द्वारा शुरू की गई गर्भाशय की परत की मरम्मत को अगले स्तर पर ले जाना। मतलब उसे और मजबूत बनाना? हाँ, उसे और भी मोटा, स्पंजी और पोषक तत्वों से भरपूर बनाना, ताकि अगर अंडा निषेचित हो जाए तो आने वाले भ्रूण के लिए एक आरामदायक घर तैयार हो। बिल्कुल। तो कहानी के अंतिम अध्याय में स्टेज एक संभावित नई शुरुआत के लिए तैयार है। मुख्य किरदार अंडा अपना एग्जिट कर चुका है, लेकिन सेट यानी गर्भाशय एक नए मेहमान के आने के लिए सजाया जा रहा है। पर अगर वो मेहमान नहीं आया तो? नोट्स कहते हैं कि अंडे की उम्र सिर्फ 48 से 72 घंटे होती है। और यहीं इस चक्र का सबसे महत्वपूर्ण इंसाइट छुपा है। ये पूरी प्रणाली असल में हर महीने बड़ी खूबसूरती से असफल होने के लिए डिजाइन की गई है। असफल होने के लिए? ये तो अजीब बात है। इसका डिफॉल्ट मोड है अगले प्रयास के लिए रीसेट करना। अगर 72 घंटों में निषेचन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम को कोई सिग्नल नहीं मिलता। वो धीरे धीरे सिकुड़कर एक निशान में बदल जाता है जिसे कॉर्पस एल्बिकन्स कहते हैं। और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम खत्म होता है, प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन बंद हो जाता है। हाँ। और प्रोजेस्टेरॉन के बिना गर्भाशय की वो मोटी सजी सजाई परत ढह जाती है और वही परत रक्तस्राव के रूप में बाहर आ जाती है। चक्र वापस दिन 1 पर पहुंच जाता है। तो असल में गर्भाशय चक्र का हिस्सा नहीं है। नहीं, वो चक्र का एक विराम है। इस सिस्टम की असली ताकत इसकी हर महीने 0 से शुरू करने की क्षमता है। ये लचीलापन ही इसकी मुख्य इंजीनियरिंग है। वाओ, ये सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। तो ये पूरा जटिल हार्मोनल डांस, ये किले बनाना और तोड़ना, ये सब एक खास तरह के अंडे को रिलीज करने के लिए। मानव अंडा। हाँ। और जैसा कि नोट्स में आगे बताया गया है, मानव अंडा अपने आप में बहुत अनोखा है, क्योंकि इसमें लगभग कोई जर्दी यानी योक नहीं होता। बिल्कुल। ये बात इसलिए दिलचस्प है क्योंकि ये हमें जानवरों की दुनिया में एक अपवाद बना देती है। बिल्कुल।
इन नोट्स का अगला हिस्सा इसी पर है कि प्रकृति ने पोषण की इस समस्या को अलग-अलग जीवों में कैसे हल किया है। अंडों को उनमें मौजूद योग की मात्रा और उसके वितरण के आधार पर बांटा जा सकता है। तो मात्रा के हिसाब से कितने तरह के अंडे होते हैं? मुख्य रूप से 4। पहले हैं अपिंतकीय या एलेसिथिल अंडे, जिनमें योग न के बराबर होता है, जैसे हमारे यानी इंसानों के। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भ्रूण को पोषण मां के शरीर से सीधे प्लेसेंटा के जरिए मिलता है। अच्छा, सही है। फिर है सूक्ष्म पिंडकीय या माइक्रोलेसिथिल, जिनमें बहुत कम योग होता है। इसके बाद आते हैं मध्य पिंडकीय या मीजोलेसिथिल, जैसे मेंढक के अंडे। उनमें थोड़ा ज्यादा होता होगा? हाँ, उनमें थोड़ा ज्यादा योग होता है, जो लार्वा के विकास के लिए काफी होता है। और आखिर में वो होंगे जिनमें सबसे ज्यादा योग होता होगा, जैसे पक्षियों के अंडे? बिल्कुल, उन्हें अतिपिंडकीय या मेगालिसिथिल कहते हैं। सरीसृप और पक्षियों के अंडे इसी श्रेणी में आते हैं। चूजे को अंडे के अंदर ही पूरी तरह विकसित होना होता है ना? हाँ। तो उसे अपना सारा लंच बॉक्स साथ लेकर चलना पड़ता है, और वो लंच बॉक्स ही योग है। ये तो समझ आता है, लेकिन नोट्स में योग के वितरण, मतलब वो अंडे में कहाँ रखा है, के आधार पर भी वर्गीकरण है। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व कोशिका विभाजन यानी क्लीवेज के पैटर्न पर पड़ता है। कैसे? जैसे समपिंडकीय या आइसोलिसिथाल अंडों में योग पूरी कोशिका में समान रूप से फैला होता है, जैसा कि हम में होता है। गोलार्ध पिंडकीय या टीलोलिसिथाल अंडों में सारा योग एक तरफ इकट्ठा होता है, जैसे मेंढक के अंडे में। इससे एक वेजिटेबल पोल और एक एनिमल पोल बन जाता है। अच्छा। और सबसे अजीब है केंद्र पिंडकीय या सेंट्रोलिसिथाल अंडे, जो कीड़ों में पाए जाते हैं, जहां योग ठीक बीच में होता है। बीच में? हाँ, और न्यूक्लियस उसके चारों ओर विभाजित होता है। ये दिखाता है कि विकास की जरूरतों ने अंडे की आंतरिक संरचना को कैसे आकार दिया है। तो हमने एक कोशिका के जन्म से लेकर उसके किले में विकसित होने की कहानी देखी। फिर महीने दर महीने चलने वाले जटिल हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा को समझा, और आखिर में पूरे पशु जगत में अंडों की अविश्वसनीय विविधता पर भी नजर डाली। हाँ, ये सिर्फ बायोलॉजी के फैक्ट्स नहीं है, ये जीवन की इंजीनियरिंग के ब्लूप्रिंट हैं। बिल्कुल। ये सटीक समय, रासायनिक संकेतों और फीडबैक लूप की एक शानदार प्रणाली है। एक हार्मोन का स्तर दूसरे को नियंत्रित करता है, एक कोशिका की मृत्यु दूसरे के लिए रास्ता बनाती है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हाँ, सब कुछ प्रजनन जैसी मौलिक क्रिया के लिए जरूरी है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे शरीर के अंदर हर महीने एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और सुंदर प्रक्रिया चलती रहती है। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार दिमाग में आता है। इन सभी नोट्स ने उस प्रक्रिया को विस्तार से वर्णन किया है जो तब होती है जब निषेचन नहीं होता है। हाँ, जब सिस्टम रीसेट हो जाता है। बिल्कुल। और यही आज का अंतिम विचार है। श्रोताओं को ये सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है कि अगर निषेचन हो जाता तो क्या होता? कौन से जटिल हार्मोनल और सेल्यूलर परिवर्तन शुरू होते जो इस रीसेट बटन को दबाने से रोकते, और ये परिचित चक्र जो हर महीने खुद को दोहराता है, एक नए जीवन का 9 महीने तक समर्थन करने के लिए खुद को कैसे एक बिल्कुल नए रास्ते पर डाल देता है। कहानी का वो अगला अध्याय शायद और भी ज्यादा दिलचस्प है। कभी-कभी जो सबसे बड़ी, सबसे अद्भुत कहानियां होती हैं, वो हमारी नजरों से दूर हमारे अपने शरीर के अंदर चल रही होती हैं। एक अकेली कोशिका का 2 में बदलना, फिर 4, फिर 8 और फिर एक पूरे इंसान का बन जाना, ये किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं लगता है ना? बिल्कुल, ये प्रकृति की सबसे जटिल और सबसे शानदार प्रक्रियाओं में से एक है। तो आज हम इसी हैरत अंगेज सफर की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास कुछ बहुत ही डिटेल्ड बायोलॉजिकल डायग्राम्स हैं जो मानव में फर्टिलाइजेशन से लेकर भ्रूण के गर्भाशय में स्थापित होने यानी इम्प्लांटेशन तक की पूरी प्रक्रिया को दिखाते हैं। और हमारा मिशन है इन नक्शों के सहारे उस अदृश्य दुनिया को समझना कि जिंदगी की शुरुआत असल में होती कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये रेस शुरू होती है। लाखों शुक्राणु यानी स्पर्म एक सफर पर निकलते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन से ठीक पहले उनके साथ क्या होता है? हमारे स्रोतों में ये 2 शब्द हैं, स्पर्मिएशन और इंसेमिनेशन। सुनने में थोड़े मिलते जुलते हैं, पर ये तो बस शुरुआती कदम है ना? हाँ बिल्कुल, ये तो बस शुरुआत रेखा है। जैसा आपने कहा, स्पर्मिएशन वो प्रक्रिया है जिसमें तैयार स्पर्म सटोली सेल से रिलीज होकर मतलब पुरुष के शरीर के अंदर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ओके। और इंसेमिनेशन वो क्षण है जब वो मादा जनन पद में यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रवेश करते हैं। लेकिन यहाँ कहानी का असली ट्विस्ट आता है।
ट्विस्ट? मुझे लगा था कि यहाँ से तो वो सीधे अंडे की तरफ दौड़ लगाएंगे। नहीं, और यहीं पर ज्यादातर लोग थोड़ा गलत समझते हैं। इंसेमिनेशन के बाद स्पर्म फर्टिलाइज करने के लिए तैयार नहीं होते। अच्छा। नहीं, उन्हें एक फाइनल एक्टिवेशन से गुजरना पड़ता है, जिसे कैपेसिटेशन कहते हैं। ये प्रक्रिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होती है और इसमें कई घंटे लग सकते हैं। कई घंटे? हाँ, आप इसे एक तरह का फंक्शनल मैच्योरेशन या फिर जैसे किसी मिशन पर जाने से पहले एक फाइनल सिस्टम चेक होता है, वैसा समझ सकते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो ये कैपेसिटेशन एक तरह का अपग्रेड हुआ। इसमें होता क्या है जो स्पर्म को, जैसा आपने कहा, मिशन रेडी बनाता है? इसमें दो बहुत जरूरी अपग्रेड होते हैं। पहला, उनकी पूंछ की हरकत मतलब उनकी मोटिलिटी हाइपर एक्टिवेट हो जाती है। वो नॉर्मल तैरने की जगह बहुत ज्यादा ऊर्जा के साथ एक विप्लैश मूवमेंट करने लगते हैं। विप्लैश मतलब जैसे चाबुक चलाते हैं? बिल्कुल, जैसे किसी कार को अचानक से टर्बो बूस्ट मिल गया हो, बहुत तेजी और ताकत। ओके, तो स्पीड और पावर दोनों बढ़ जाती है। और दूसरा अपग्रेड? दूसरा अपग्रेड उसके सर पर होता है। स्पर्म के हेड पर एक कैप जैसी संरचना होती है, जिसे एक्रोसोम कहते हैं। हाँ। कैपेसिटेशन के दौरान इस एक्रोसोम की बाहरी झिल्ली पर मौजूद कुछ मॉलिक्यूल्स हट जाते हैं। इससे वो अंडे की परतों को भेदने वाले एंजाइम्स को रिलीज करने के लिए तैयार हो जाता है। तो मतलब बिना इस तैयारी के स्पर्म अंडे के पास पहुंचकर भी कुछ नहीं कर पाएगा? कुछ भी नहीं, वो बस दरवाजे पर दस्तक देता रह जाएगा, लेकिन दरवाजा खोल नहीं पाएगा। ये तो कमाल की रणनीति है। मतलब प्रकृति ये पक्का करती है कि केवल वही स्पर्म आगे बढ़े जो सबसे फिट और पूरी तरह से तैयार हो। जी। अब अगला सवाल ये है कि लाखों स्पर्म की इस भीड़ में अंडा और स्पर्म एक दूसरे को पहचानते कैसे हैं? क्या कोई केमिकल सिग्नल होता है, जैसे कोई जीपीएस लोकेशन? बिल्कुल, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक केमिकल हैंडशेक है। इसे स्पीशीज स्पेसिफिक रिकॉग्निशन कहते हैं, जो ये पक्का करता है कि इंसान का स्पर्म इंसान के अंडे को ही फर्टिलाइज करे, किसी और स्पीशीज के नहीं। अच्छा। अंडे की सतह पर फर्टिलिजन नाम का एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है और स्पर्म के हेड पर एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। तो ये एक ताला और चाबी जैसा सिस्टम हो गया। एकदम सही। जब सही चाबी सही ताले में लगती है तभी आगे का दरवाजा खुलता है। ठीक है, तो सही स्पर्म ने अंडे को ढूंढ लिया, हैंडशेक भी हो गया। लेकिन जैसा कि डायग्राम्स में दिख रहा है, अंडा तो किसी किले की तरह है जिसके चारों ओर कई परतें हैं। स्पर्म इस किले की दीवारों को तोड़ता कैसे है? वो अपने साथ, आप कह सकते हैं, केमिकल हथियार लेकर चलता है। केमिकल हथियार? हाँ। जैसे ही स्पर्म अंडे की बाहरी परत कोरोना रेडियाटा के संपर्क में आता है, उसके एक्रोसोम से एंजाइम्स का एक कॉकटेल रिलीज होता है। इसे स्पर्म लाइसिन कहते हैं। इसमें पहला एंजाइम है हायालुरोनिडेज, जो कोरोना रेडियाटा की कोशिकाओं को जोड़ने वाले सीमेंट को घोल देता है। मतलब ये पहली दीवार को गला देता है। और उसके बाद आती है दूसरी और ज्यादा मजबूत दीवार, जिसे ज़ोना पेलुसिडा कहते हैं। इसे भेदने के लिए एक्रोसोम से एक दूसरा ज्यादा शक्तिशाली एंजाइम निकलता है, जिसे एक्रोचिन कहते हैं। ये ज़ोना पेलुसिडा में एक छोटा सा छेद कर देता है ताकि स्पर्म अंदर जा सके। किसी केमिकल ड्रिल की तरह? बिल्कुल, एक केमिकल ड्रिल की तरह ही काम करता है। यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। अगर एक स्पर्म ये सब कर सकता है, तो फिर कई सारे स्पर्म एक साथ अंदर क्यों नहीं जा सकते? अगर ऐसा हो जाए, जिसे शायद पॉलीस्पर्मी कहते हैं, तो क्या होगा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर पॉलीस्पर्मी हो जाए तो बनने वाला भ्रूण आनुवांशिक रूप से असामान्य होगा। मतलब उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या गलत होगी और वो जीवित नहीं रह पाएगा। नहीं, वो जीवित नहीं रह पाएगा। इसे रोकने के लिए प्रकृति के पास एक बहुत ही जीनियस मैकेनिज्म है। और वो क्या है? जैसे ही पहला स्पर्म ज़ोना पेलुसिडा को पार करके अंडे की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छूता है, बस छूता ही है, हाँ, अंडे के अंदर कैल्शियम आयंस की एक जबरदस्त लहर दौड़ जाती है। ये लहर एक सिग्नल की तरह काम करती है, जो ज़ोना पेलुसिडा में तुरंत एक केमिकल बदलाव लाती है। और वो परत सख्त हो जाती है? एकदम सख्त और अभेद्य, जैसे किसी ने स्टील का दरवाजा बंद कर दिया हो। इसे कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं, और ये मिलीसेकंड्स में होता है, ताकि कोई और स्पर्म अंदर आ ही ना पाए। कमाल है। मतलब एक विजेता के अंदर आते ही बाकी सबके लिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद। तो फर्टिलाइजेशन का ये निर्णायक क्षण, ये फ्यूजन होता कहाँ है? शरीर के किस हिस्से में? ये पूरी घटना फेलोपियन ट्यूब के खास हिस्से में होती है, जिसे एम्प्यूला कहते हैं। एम्प्यूला? हाँ, ये ट्यूब का सबसे चौड़ा हिस्सा होता है। यहीं पर स्पर्म और अंडे की मेम्ब्रेन का फ्यूजन होता है, जिसे सिनगैमी कहते हैं। और इसके ठीक बाद दोनों के न्यूक्लियस यानी केंद्रक आपस में मिलते हैं, जिसे कैरियोगैमी कहते हैं। अच्छा, सिनगैमी और कैरियोगैमी। हाँ,
और इस पूरी प्रक्रिया को मिलाकर एम्फिमिक्सिस कहा जाता है। एक बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है वो ये है कि हम हमेशा स्पर्म के एक्शन पर फोकस करते हैं, या लेकिन क्या स्पर्म का प्रवेश अंडे के लिए भी कोई सिग्नल होता है? क्या उसके अंदर भी कुछ बदलता है? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। असल में वो अंडे के जीवन का सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। होता यह है कि ओवरी से रिलीज होने के बाद अंडा अपना कोशिका विभाजन यानी मियोसिस 2 बीच में ही रोककर इंतजार कर रहा होता है। मतलब वो एक तरह से पॉज मोड में होता है। बिल्कुल सही शब्द है, पॉज मोड में। स्पर्म का प्रवेश ही वो प्ले बटन है जो इस रुके हुए विभाजन को पूरा करने का सिग्नल देता है। अच्छा, तो अंडा भी अपना काम पूरा करने के लिए स्पर्म का इंतजार कर रहा था? बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया को एपीसी यानी एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स या एपीसी नाम का एक मॉलिक्यूलर स्विच कंट्रोल करता है। जैसे ही स्पर्म अंदर आता है, ये स्विच ऑन हो जाता है, मियोसिस 2 पूरा होता है और तब जाकर अंडा एक परिपक्व डिंब बनता है। और फिर दोनों के न्यूक्लियस मिल जाते। हाँ, अब जाकर दोनों के न्यूक्लियस मिलकर एक सिंगल डिप्लॉयड सेल बनाते हैं, जिससे हम जाइगोट कहते हैं। और यहीं से एक नए इंसान का ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। तो एक बेहद मुश्किल रेस पूरी हो चुकी है। एक विजेता है और हमारे पास एक जाइगोट है। लेकिन असल में ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब इस एक कोशिका पर एक पूरी जिंदगी बनाने की जिम्मेदारी है। यहाँ से कहानी कैसे आगे बढ़ती है? यहाँ से एक बहुत ही खास तरह के कोशिका विभाजन की शुरुआत होती है। इसे विदलन या क्लीवेज कहते हैं और ये सामान्य माइटोसिस से बहुत अलग है। इसकी 3 खासियतें हैं। ये बहुत तेज होता है, एक लय में होता है और बार बार होता है। तेज होने का क्या मतलब है? क्या ये सामान्य कोशिका विभाजन से अलग है? हाँ, बहुत अलग। देखिए, हमारे शरीर की ज्यादातर कोशिकाएं जब विभाजित होती हैं तो विभाजन के बीच में गैप लेती हैं। इन्हें G1 और G2 फेज कहते हैं। हाँ, जिसमें वो आकार में बड़ी होती हैं। सही। इन फेज में वो पोषक तत्व लेकर अपना आकार बढ़ाती हैं। लेकिन क्लीवेज के दौरान ये गैप फेज लगभग होते ही नहीं है। अच्छा, अलग ये होता है कि कोशिकाएं आकार में बढ़ने की बजाय सिर्फ संख्या में बढ़ती जाती हैं। तो ये एक तरह की जैविक रणनीति हुई कि आकार पर ध्यान देने के बजाय भ्रूण अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ संख्या बढ़ाने में लगा रहा है। जैसे कोई सेना बनाने के लिए पहले सिर्फ सैनिकों की भर्ती की जाए, उन्हें हथियार और ट्रेनिंग बाद में दी जाएगी। आपने बिल्कुल सही समझा। शुरुआती भ्रूण का लक्ष्य ग्रोथ नहीं, बल्कि तेजी से ज्यादा बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कोशिकाएं बनाना है। पहला विभाजन होने पर जाइगोट 2 कोशिकाओं में बढ़ जाता है, जिन्हें ब्लास्टोमियर कहते हैं। फिर 2 से 4, 4 से 8 और ये बढ़ता जाता है। हाँ, और जब भ्रूण 8 से 16 ब्लास्टोमियर वाली अवस्था में पहुंचता है तो ये शहतूत जैसा एक ठोस गेंद की तरह दिखता है। इसी अवस्था को मोरूला कहते हैं। 1 मिनट, ये सब हो कहाँ रहा है? क्या भ्रूण अभी भी फैलोपियन ट्यूब में ही है? हाँ, ये पूरी प्रक्रिया तब हो रही है जब भ्रूण धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय की ओर लुढ़क रहा होता है। और एक बहुत जरूरी बात, इस पूरे समय वो जो ज़ोना पेल्यूसिडा की बाहरी सख्त परत थी वो उसके चारों ओर मौजूद रहती है, एक कवच की तरह। इस कवच का क्या काम है? इसके 2 बहुत बड़े काम हैं। एक तो ये इन शुरुआती नाजुक ब्लास्टोमियर्स को एक साथ बांध के रखती है। ओके। और दूसरा, ये भ्रूण को फैलोपियन ट्यूब की दीवार से समय से पहले चिपकने से रोकती है। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए तो? अगर ऐसा हो जाए तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जो बहुत खतरनाक हो सकती है। तो ज़ोना पेल्यूसिडा एक तरह का नॉन स्टिक शेल है जो सुनिश्चित करता है कि इम्प्लांटेशन सही समय पर और सही जगह पर ही हो। ठीक है, तो हमारे पास अब ये ठोस गेंद मोरूला है जो गर्भाशय की तरफ बढ़ रही है। लेकिन एक ठोस गेंद से हाथ, पैर, दिल, दिमाग कैसे बन सकता है? इसे खुद को व्यवस्थित करना होगा ना? यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन कैसे शुरू होता है? बिल्कुल। गर्भाशय में पहुंचते पहुंचते मोरूला के अंदर एक बड़ा बदलाव आता है और वो ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाता है। कोशिकाएं खुद को फिर से अरेंज करती हैं। कुछ कोशिकाएं बाहर की तरफ एक पतली परत बना लेती हैं जिसे कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। और बाकी कोशिकाएं एक तरफ एक गुच्छे के रूप में इकट्ठी हो जाती हैं। इसे आंतरिक कोशिकीय समूह या इनर सेल मास कहते हैं। और बीच में एक तरल से भरी कैविटी बन जाती है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं। तो यहाँ पहली बार हमें 2 अलग-अलग तरह की कोशिकाएं दिख रही हैं, एक बाहरी ट्रोफोब्लास्ट और एक आंतरिक इनर सेल मास। इन दोनों का भविष्य क्या है? यही सबसे महत्वपूर्ण विभाजन है। यही इनर सेल मास वो मास्टर सेल्स हैं जो आगे चलकर पूरा का पूरा भ्रूण यानी बच्चे का शरीर बनाएंगी। इन्हीं में वो स्टेम सेल्स होती हैं? हाँ, इन्हीं में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती हैं जिनमें शरीर का कोई भी अंग बनाने की क्षमता होती है। और वो जो बाहरी ट्रोफोब्लास्ट परत है उसका क्या होता है? ट्रोफोब्लास्ट सपोर्टिंग कास्ट है, लेकिन बहुत जरूरी।
ये परत भ्रूण का शरीर नहीं बनाती, बल्कि वो संरचनाएं बनाती है जो उसे गर्भाशय में स्थापित होने, पोषण लेने और सुरक्षा देने में मदद करेगी। जैसे कि प्लेसेंटा? बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण, ये आगे चलकर प्लेसेंटा यानी अपरा का एक बड़ा हिस्सा बनाती है। ये भ्रूण का बाहरी इंटरफेस है जो मां के शरीर से संपर्क साधता है। तो अब ये ब्लास्टोसिस्ट, जिसमें भविष्य का भ्रूण और प्लेसेंटा दोनों के ब्लूप्रिंट है, गर्भाशय में पहुंच चुका है। अब ये वहां स्थापित कैसे होता है? ये प्रक्रिया कब और कैसे होती है? फर्टिलाइजेशन के लगभग 6 से 7 दिन बाद ब्लास्टोसिस्ट अपने जोना पेलुसिडा वाले शेल से बाहर निकलता है। जैसे कोई चूजा अंडे से बाहर आता है? हाँ, उसी तरह। इस प्रक्रिया को हैचिंग कहते हैं। अब ये चिपचिपा हो जाता है और गर्भाशय की जो तैयार भीतरी दीवार है, एंडोमीट्रियम, उससे जुड़ जाता है। इसी जुड़ने की प्रक्रिया को ही अंतरोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। ये सिर्फ एक साधारण जुड़ाव है या ये ऐसे ज्यादा कुछ है? ये एक तरह का आक्रमण है, लेकिन अच्छे मायनों में। अच्छा। ब्लास्टोसिस्ट की जो बाहरी ट्रोफोब्लास्ट परत है, उससे उंगलियों जैसे उभार निकलते हैं, जिन्हें कोरियोनिक विलाई कहते हैं। ये विलाई गर्भाशय के टिश्यू में धंस जाते हैं और मां की खून की नलियों के साथ एक गहरा और मजबूत कनेक्शन बनाते हैं। तो ये सिर्फ चिपकना नहीं है, ये एक तरह का विलय है। बिल्कुल एक विलय है, जिससे मां और भ्रूण के बीच पोषक तत्वों और ऑक्सीजन का लेन देन शुरू हो सके। इसी जुड़ाव से प्लेसेंटा का विकास होता है। हम हमेशा प्लेसेंटा को सिर्फ एक पोषण देने वाली नली के रूप में सोचते हैं, लेकिन हमारे स्रोतों से पता चलता है कि इसका एक और भी बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल। प्लेसेंटा सिर्फ एक फीडिंग ट्यूब नहीं है, ये एक अविश्वसनीय रूप से जटिल अंग है जो एक अस्थायी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है, मतलब हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि। जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है, ये एक बहुत जरूरी हार्मोन बनाना शुरू कर देता है, HCG, यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। HCG, ये नाम तो बहुत सुना हुआ लगता है। ये वही हार्मोन है जिसे होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट यूरिन में डिटेक्ट करती हैं। अच्छा। HCG एक तरह से भ्रूण का पहला संदेश है मां के शरीर को। ये हार्मोन ओवरी को सिग्नल भेजता है कि वो प्रोजेस्टेरॉन बनाना जारी रखे, और प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय की लाइनिंग को बनाए रखने और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए जरूरी है। तो ये एक भ्रूण का तरीका है कहने का कि मैं यहाँ हूँ, सिस्टम को शट डाउन मत करना। हाँ, बिल्कुल यही। ये तो कमाल है। तो ये सिर्फ एक केमिकल नहीं है, बल्कि एक पूरा कम्युनिकेशन सिग्नल है। हाँ। और क्या HCG के अलावा भी प्लेसेंटा दूसरे हार्मोन्स बनाता है? हाँ, कई सारे। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, ये HPL यानी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन खुद बड़ी मात्रा में बनाने लगता है। और प्रेगनेंसी के बाद के चरणों में ये रिलैक्सन नाम का हार्मोन भी बनाता है, जो बच्चे के जन्म के समय पेल्विक एरिया के लिगामेंट्स को ढीला करने में मदद करता है। तो ये एक मल्टीटास्किंग पावर हाउस है। बिल्कुल। तो आज हमने वाकई एक अविश्वसनीय यात्रा को समझा है, एक स्पर्म के टर्बोचार्ज्ड एक्टिवेशन से लेकर अंडे के किले को भेदने तक, फिर जाइगोट के उस रणनीतिक विभाजन तक जिसमें संख्या आकार से ज्यादा महत्वपूर्ण थी, और फिर ब्लास्टोसिस्ट का बनना और गर्भाशय में उसका स्थापित होना, जो एक पूरे हार्मोनल कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करता है। ये सब कुछ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हो रहा है, बिल्कुल। फिर भी इसमें इतनी जटिलता और आप कह सकते हैं एक इंटेलिजेंस है। हमने क्लीवेज की बात की, जहां कोशिकाएं बिना आकार में बढ़े तेजी से सिर्फ अपनी संख्या बढ़ाती हैं, और फिर हमने ब्लास्टोसिस्ट में देखा जहां पहली बार कोशिकाएं अलग अलग काम के लिए बट गई, एक ग्रुप भ्रूण बनाएगा, दूसरा सपोर्ट सिस्टम। मिलता है कि अब सिर्फ संख्या बढ़ाने का काम खत्म हुआ और अब तुम्हें दिल, दिमाग या हड्डी जैसी खास कोशिकाएं बनने की प्रक्रिया शुरू करनी है। वो कौन सा पहला स्विच है जो इस साधारण विभाजन को एक जटिल निर्माण की प्रक्रिया में बदल देता है? एक अकेले सेल से एक पूरा इंसान बनने का सफर। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो इस कमाल के प्रोसेस को परत दर परत समझाते हैं। असल में ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं, ये एक तरह की इंजीनियरिंग की कहानी है। बिल्कुल, ये प्रकृति की सबसे जटिल मशीन बनाने की कहानी है। इसमें एक ब्लूप्रिंट है, एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है और एक महीने दर महीने चलने वाली, आप कह सकते हैं, असेंबली लाइन भी है। तो आज हम इसी असेंबली लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि शरीर का पहला ब्लूप्रिंट, जिसे गैस्ट्रुलेशन कहते हैं, वो कैसे बनता है, फिर वो कमाल का लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी प्लेसेंटा कैसे काम करता है, और अंत में ये पूरी फैक्ट्री डिलीवरी के लिए कैसे तैयार होती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी का पहला चैप्टर है गैस्ट्रुलेशन। सुनने में ये बहुत टेक्निकल लगता है, लेकिन असल में यहीं सब कुछ तय होता है। ये क्या है? गैस्ट्रुलेशन को आप एक मौलिक क्षण कह सकते हैं। कल्पना कीजिए, फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास सिर्फ कोशिकाओं का एक गोला है जिसे ब्लास्टूला कहते हैं।
अभी तक ये सिर्फ एक झुंड है, इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है। हाँ, बस एक बॉल ऑफ सेल्स। जी। गैस्ट्रोलेशन वो प्रक्रिया है जिसमें ये कोशिकाएं हिलना डुलना शुरू करती हैं और खुद को 3 परतों में ऑर्गेनाइज करती हैं। हमारे नोट्स में से मॉर्फोजेनेटिक गति कहा गया है, जो सुनने में जटिल लगता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि कोशिकाएं अपनी तय जगह पर जा रही हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का कोऑर्डिनेटेड डांस है जहां हर सेल को पता है कि उसे कहाँ जाना है ताकि शरीर का एक नक्शा बन सके। हाँ, और ये कोई आम डांस नहीं है। ये एक ऐसा डांस है जिसमें हर डांसर को पता है कि उसे स्टेज पर कहाँ जाकर खड़ा होना है, और अगर एक भी डांसर गलत जगह पहुंच गया तो पूरा नाटक बिगड़ सकता है। समझ गए। इस डांस के अंत में हमारे पास 3 प्राथमिक जनन स्तर या जर्म लेयर्स होती हैं। एक्टोडर्म यानी बाहरी परत, मेसोडर्म जो बीच की परत है, और एंडोडर्म अंदर की परत। यही 3 परतें हमारे शरीर का हर एक हिस्सा बनाती हैं। 3 परतें और उनसे एक पूरा इंसान। तो कौन सी परत क्या बनाती है? यहां से कहानी और दिलचस्प होती होगी। बहुत ज्यादा। सबसे बाहरी परत एक्टोडर्म वो सब कुछ बनाती है जो हमें बाहरी दुनिया से जोड़ता है। हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, दिमाग, रीढ़ की हड्डी, सारी नसें इसी से बनता है। अच्छा। और साथ ही हमारी त्वचा, बाल, नाखून और आंखों के लेंस भी। यहाँ तक कि हमारे दांतों का सबसे मजबूत हिस्सा एनेमल भी एक्टोडर्म से ही आता है। 1 मिनट, ये तो कमाल की बात है। मतलब जिस परत से हमारी त्वचा बनती है, जिससे हम दुनिया को छूते और महसूस करते हैं, ठीक उसी परत से हमारा दिमाग भी बनता है, जिससे हम दुनिया को समझते और सोचते हैं। बिल्कुल। हमारा बाहरी और अंदरूनी संसार दोनों एक ही जगह से शुरू होते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक गहरा कनेक्शन है। अब आते हैं बीच की परत, मेसोडर्म पर। ये शरीर को ढांचा और ताकत देती है। हमारी सारी हड्डियां, मांसपेशियां, हमारा दिल और पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, खून और रक्त वाहिकाएं और हमारे गुर्दे, ये सब मेसोडर्म की देन है। ये हमारे शरीर की मशीनरी है। और सबसे अंदर की परत एंडोडर्म, वो क्या करती है? एंडोडर्म हमारे शरीर का, आप कह सकते हैं, इंटरनल प्लम्बिंग और प्रोसेसिंग प्लांट बनाती है। हमारा पूरा पाचन तंत्र, पेट, आंतें, साथ ही लिवर, पैंक्रियाज और थायराइड जैसी ग्रंथियां, ये सब एंडोडर्म से विकसित होती हैं। तो संक्षेप में, एक्टोडर्म हमें दुनिया से जोड़ता है, मेसोडर्म हमें चलाता है और एंडोडर्म हमें ऊर्जा देता है। इसी प्रक्रिया के दौरान हमारे नोट्स में ब्लास्टोपोर नाम की एक चीज का जिक्र है, और ये भी कि इसी से तय होता है कि कोई जीव प्रोटोस्टोमी है या ड्यूटेरोस्टोमी। ये सुनने में बहुत साइंटिफिक लग रहा है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? ये विकास के रास्ते में आया एक बहुत बड़ा मोड़ है। जब ये 3 परतें बन रही होती हैं तो भ्रूण में एक छोटा सा छेद बनता है जिसे ब्लास्टोपोर कहते हैं। अब यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। अच्छा। कुछ जीवों में, जैसे कि केंचुए और कीड़े मकोड़ों में, ये पहला छेद उनका मुंह बन जाता है। इन्हें प्रोटोस्टोमी कहते हैं, जिसका मतलब है पहला मुंह। 1 मिनट, ये तो बहुत अजीब बात है। तो मतलब विकास के रास्ते में एक मोड़ आया जहां एक समूह का पहला छेद मुंह बन गया। तो फिर हमारे जैसे दूसरे समूह का क्या हुआ? हम इंसान तो ड्यूटेरोस्टोमी में आते हैं ना? बिल्कुल, हम ड्यूटेरोस्टोमी हैं। हमारे मामले में वो पहला छेद यानी ब्लास्टोपोर गुदा बनता है, मतलब एनस, और मुंह बाद में शरीर के दूसरे सिरे पर विकसित होता है। ड्यूटेरोस्टोमी का मतलब ही है दूसरा मुंह। इसमें स्टारफिश से लेकर हम इंसानों तक सभी रीढ़ की हड्डी वाले जानवर आते हैं। वाह, तो ये शरीर बनाने के 2 बिल्कुल अलग फलसफे हो गए। एक कहता है जहां से शुरू करो वहीं से खाओ, दूसरा कहता है नहीं, शुरुआत कहीं और से होगी। ये जानना ही अपने आप में बहुत मजेदार है। हाँ, ये विकास के सबसे बुनियादी विभाजनों में से एक है। तो ठीक है, हमारे शरीर का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, 3 परतें बन चुकी हैं, लेकिन इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को चलाने के लिए बिजली और कच्चे माल की जरूरत होगी। यहीं पर प्लेसेंटा यानी अपरा की भूमिका आती होगी। हमारे नोट्स कहते हैं कि इंसानी प्लेसेंटा हीमोकोरियल होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंसानों में माँ और भ्रूण के बीच का कनेक्शन बहुत ही गहरा और सीधा होता है। हीमो का मतलब खून और कोरियल भ्रूण की बाहरी झिल्ली से आता है। तो हीमोकोरियल का मतलब है कि भ्रूण की उंगलियों जैसी संरचनाएं, जिन्हें कोरियोनिक विलाई कहते हैं, वो सीधे माँ के खून के पूल में डूबी होती हैं। अच्छा। इससे पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और एंटीबॉडीज का ट्रांसफर बहुत तेजी से और प्रभावी ढंग से होता है। मतलब ये कोई साधारण कनेक्शन नहीं है, ये तो सीधा मेन लाइन से कनेक्शन है। क्या सभी जानवरों में ऐसा ही होता है या ये इंसानों में कुछ खास है? नहीं, ये इंसानों और कुछ दूसरे प्राइमेट्स में बहुत खास है। हमारे नोट्स में कई तरह के प्लेसेंटा का जिक्र है, लेकिन सबको लिस्ट करने के बजाय एक आसान सा फर्क समझते हैं। घोड़ों जैसे कुछ जानवरों में प्लेसेंटा बहुत सतही होता है। आप इसे ऐसे समझ सकती हैं जैसे 2 कपड़े की सतहें सिर्फ एक दूसरे को छू रही हों।
इसे एपिडर्मोकोरियल कहते हैं। इसमें ट्रांसफर बहुत धीरे और कम प्रभावी होता है। और इंसानों में? इंसानों में ये सीधा फ्यूल इंजेक्शन जैसा है। प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार में काफी गहराई तक घुस जाता है, जिससे मां के खून और भ्रूण के ऊतक के बीच लगभग कोई बाधा नहीं रहती। ये बहुत कुशल है, जिससे हमारे बड़े दिमाग को जरूरी ऊर्जा मिल पाती है। लेकिन इसका एक जोखिम भी है। जोखिम? हाँ, ये थोड़ा आक्रामक तरीका है। ये तो समझ आ गया। लेकिन प्लेसेंटा सिर्फ एक पाइपलाइन नहीं है। नोट्स के मुताबिक ये एक हार्मोन फैक्ट्री भी है। ये कौन से जरूरी हार्मोन बनाती है? हाँ, ये एक अस्थायी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। सबसे पहला और सबसे मशहूर हार्मोन है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। प्रेगनेंसी टेस्ट किट इसी हार्मोन का पता लगाती है। इसका काम है गर्भावस्था की शुरुआत में कॉर्पस लूटियम लाम की संरचना को जिंदा रखना, ताकि प्रोजेस्टेरॉन बनता रहे और प्रेगनेंसी बनी रहे। और HPL नाम का एक और हार्मोन है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इसका क्या काम है? HPL एक बहुत ही चालाक हार्मोन है। ये भ्रूण के लिए एक तरह का न्यूट्रिशन मैनेजर है। ये मां के शरीर में इंसुलिन के असर को थोड़ा कम कर देता है, जिससे मां के खून में शुगर का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। ये बढ़ी हुई शुगर फिर प्लेसेंटा के जरिए आसानी से भ्रूण तक पहुंच जाती है। अच्छा, तो ये हार्मोन माँ के सिस्टम को थोड़ा हैक कर लेता है ताकि बच्चे के लिए ज्यादा खाना उपलब्ध हो। ये तो बहुत चालाकी वाला मैकेनिज्म है। क्या इसका माँ की सेहत पे कोई असर पड़ता है, जैसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज? आपने बहुत सही सवाल पूछा। बिल्कुल, कभी कभी ये सिस्टम थोड़ा ज्यादा काम कर जाता है और मां के शरीर में ब्लड शुगर बहुत बढ़ जाता है, जिससे जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकती है। तो ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। इसके अलावा प्लेसेंटा खुद भी बड़ी मात्रा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाता है, जो पूरी गर्भावस्था को स्थिर रखने के लिए जरूरी है। और एक और हार्मोन है रिलैक्सिन, जो बाद में जन्म के समय बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, तो अब ब्लूप्रिंट तैयार है और लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी प्लेसेंटा भी ऑनलाइन आ गया है। अब असली कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से शुरू होता होगा। हमारे नोट्स में महीने दर महीने के कुछ पड़ाव दिए गए हैं। सबसे पहले क्या बनता है? जो सबसे पहले बनता है वो हैरान करने वाला है। सिर्फ पहले महीने के अंत तक, यानी लगभग 4 हफ्तों में, भ्रूण का दिल बन जाता है और धड़कना शुरू कर देता है। क्या? हाँ, और ये किसी भी अंग के काम करने का पहला संकेत होता है। सिर्फ 1 महीने में? मतलब एक सेल से एक धड़कता हुआ दिल बनने में सिर्फ 30 दिन लगते हैं। ये तो अविश्वसनीय रफ्तार है। बिल्कुल, और ये रफ्तार बनी रहती है। दूसरे महीने के अंत तक हाथ पैर और उंगलियां बनने लगती हैं। अब वो धीरे धीरे एक छोटे इंसान जैसा दिखने लगता है। और पहली तिमाही यानी 12 हफ्ते पूरे होने तक? 12 हफ्तों के अंत तक लगभग सभी बड़े ऑर्गन सिस्टम बन चुके होते हैं। हाथ, पैर, बाहरी जननांग, सब कुछ अपनी जगह पर होता है। इसके बाद के 6 महीने मुख्य रूप से इन अंगों के बड़े होने और मैच्योर होने में लगते हैं। असली बिल्डिंग का काम पहली तिमाही में ही पूरा हो जाता है। इसके बाद के महीनों में क्या खास होता है? नोट्स में 5वें महीने का जिक्र है। पर बाल आने लगते हैं, और सबसे जरूरी बात, मां पहली बार बच्चे की हलचल महसूस कर सकती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पल होता है। और दूसरी तिमाही के एंड तक, यानी 6ठे महीने में, 6ठे महीने के अंत तक शरीर पर बहुत महीन बाल आ जाते हैं, पलकें अलग हो जाती हैं और भौहें बन जाती हैं। इस समय तक बच्चा काफी हद तक विकसित हो चुका होता है। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही सटीक और टाइम बाउंड प्रक्रिया है। लेकिन 9 महीने पूरे होने पर शरीर को ये कैसे पता चलता है कि अब प्रोजेक्ट पूरा हो गया है और डिलीवरी का समय आ गया है? ये सिग्नल कहाँ से आता है? ये एक बहुत ही खूबसूरत तालमेल है, जिसे न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स कहते हैं। मतलब इसमें नर्वस सिस्टम और हार्मोन दोनों शामिल हैं। अच्छा। सबसे पहला सिग्नल पूरी तरह से विकसित हो चुके भ्रूण और प्लेसेंटा से ही आता है। जब भ्रूण तैयार हो जाता है तो वो कुछ केमिकल सिग्नल भेजता है, जिससे मां के गर्भाशय में बहुत हल्के संकुचन शुरू होते हैं। इसी को फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। तो शुरुआत बच्चे की तरफ से होती है। वो कहता है मैं तैयार हूं। फिर क्या होता है? हमारे नोट्स में 2 बर्थ हार्मोन्स का जिक्र है, ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन। हाँ, ये दोनों ही मुख्य खिलाड़ी हैं। बच्चे से मिले सिग्नल के जवाब में मां की पिट्यूटरी ग्रंथि ऑक्सीटोसिन छोड़ना शुरू कर देती है। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की मांसपेशियों में जोरदार संकुचन पैदा करता है, जिससे प्रसव पीड़ा या लेबर पेन बढ़ता है, और यहाँ एक पॉजिटिव फीडबैक लूप शुरू हो जाता है। पॉजिटिव फीडबैक लूप मतलब जितना ज्यादा संकुचन होता है उतना ही ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन होता है संकुचन उतना ही और मजबूत होता जाता है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि बच्चे का जन्म ना हो जाए। समझ गई। और दूसरा हार्मोन रिलैक्सिन, उसका क्या काम है? नाम से तो लगता है कि वो कुछ शांत करने का काम करता है। बिल्कुल, रिलैक्सिन जैसा कि नाम से ही जाहिर है, शरीर को जन्म के लिए तैयार करता है। ये पेल्विस की हड्डियों को जोड़ने वाले लिगामेंट, जिसे प्यूबिक सिम्फिसिस कहते हैं,
उसे ढीला और चौड़ा कर देता है ताकि बर्थ कैनाल का रास्ता थोड़ा बड़ा हो जाए, जिससे बच्चे का जन्म आसानी से हो सके। तो एक तरफ ऑक्सीटोसिन जोर लगा रहा है और दूसरी तरफ रिलैक्सिन रास्ता बना रहा है। वाह, क्या कमाल का टीम वर्क है। चलिए अब अंत में एक और दिलचस्प विषय पे बात करते हैं, जुड़वा बच्चे। कभी कभी एक ही कहानी के दो हीरो होते हैं। हमारे नोट्स में दो तरह के जुड़वा बताए गए हैं, आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल। इनमें क्या फर्क है? ये फर्क उनकी कहानी की शुरुआत में छिपा है। आइडेंटिकल जुड़वा, जिन्हें मोनोजाइगोटिक भी कहते हैं, एक ही ड्रामे के दो किरदार हैं। ये तब बनते हैं जब एक स्पर्म एक अंडे को फर्टिलाइज करता है, लेकिन उसके बाद बना हुआ जाइगोट विकास के शुरुआती दौर में ही किसी वजह से दो हिस्सों में बंट जाता है और दोनों हिस्से अलग अलग भ्रूण के तौर पर विकसित होने लगते हैं। इसका मतलब उनका जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए बिल्कुल एक जैसा होता है। एकदम 100% सेम। इसीलिए वे हमेशा एक ही लिंग के होते हैं, या तो दोनों लड़के या दोनों लड़कियां, और वे एक दूसरे की कार्बन कॉपी जैसे दिखते हैं। अक्सर वे एक ही प्लेसेंटा भी शेयर करते हैं। और फ्रेटर्नल जुड़वा, उनकी कहानी कैसे अलग है? फ्रेटर्नल जुड़वा, जिन्हें डायजाइगोटिक कहते हैं, की कहानी बिल्कुल अलग है। ये एक ही समय पर शुरू हुई दो अलग अलग कहानियां हैं। ये तब होता है जब मां की ओवरी से एक की बजाय दो अंडे निकलते हैं और दो अलग अलग स्पर्म उन दोनों अंडों को फर्टिलाइज करते हैं। इससे दो अलग अलग जाइगोट बनते हैं जो एक ही समय में गर्भाशय में पलते हैं। तो वे आनुवांशिक रूप से सिर्फ वैसे ही भाई बहन हुए जो एक ही समय पर पैदा हो गए। एकदम सही कहा। उनका डीएनए उतना ही अलग होता है जितना किसी भी दो भाई बहनों का होता है। वे अलग अलग लिंग के हो सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, उनका अपना अपना प्लेसेंटा और अपनी अपनी एमनियोटिक थैली होती है। वे एक ही घर में रहते हैं लेकिन अपने अपने अलग कमरों में। तो आज हमने देखा कि कैसे सिर्फ 3 बुनियादी परतों से एक इतना जटिल शरीर बनता है, कैसे प्लेसेंटा एक स्मार्ट लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है, और कैसे हार्मोनों का एक ऑर्केस्ट्रा जन्म की इस अविश्वसनीय प्रक्रिया को अंजाम देता है। और इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार सोचने लायक है। हमने बात की थी कि कैसे एक ही जर्म लेयर, एक्टोडर्म, से हमारी त्वचा बनती है, जो बाहरी दुनिया से हमारे संपर्क का माध्यम है, और उसी से हमारा नर्वस सिस्टम भी बनता है, जो हमारी चेतना और विचारों की आंतरिक दुनिया को जन्म देता है। हाँ, ये कनेक्शन बहुत दिलचस्प था। तो सवाल ये उठता है कि क्या यह साझा उत्पत्ति हमारी बाहरी संवेदनाओं और हमारी आंतरिक चेतना के बीच किसी गहरे बुनियादी संबंध का संकेत देती है, कि शायद जो हम बाहर महसूस करते हैं और जो हम अंदर सोचते हैं वे अलग अलग चीजें नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो एक ही जगह से पैदा हुए हैं। मानव प्रजनन से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स का ढेर लगा है, और ये कोई, आप कह सकते हैं, साधारण बायोलॉजी क्लास नहीं होने वाली है। ये नोट्स हमें एक पूरी कहानी बताते हैं, मतलब भ्रूण के विकसित होने के शुरुआती पलों से लेकर गर्भधारण को नियंत्रित करने के तरीकों और उन तकनीकों तक जो माता पिता बनने में मदद करती हैं। बिल्कुल, ये नोट्स असल में कंट्रोल की कहानी है। पहले हम देखेंगे कि प्रकृति कैसे भ्रूण को सुरक्षित रखने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाती है। फिर हम देखेंगे कि इंसान उस प्रक्रिया को कैसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और आखिर में जब प्रकृति को थोड़ी मदद की जरूरत पड़ती है तो विज्ञान कैसे उस कंट्रोल को वापस पाने में मदद करता है। क्या बात है। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल पहले अध्याय से। भ्रूण की अपनी छोटी सी दुनिया, उसका सुरक्षा कवच। नोट्स में एक शब्द है, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां, या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। सुनने में तो बड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बड़ा कमाल का है। सोचिए, जमीन पर जीवन के विकास में सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? पानी। बिल्कुल। भ्रूण को विकसित होने के लिए एक जलीय, मतलब एक एक्वाटिक वातावरण चाहिए। तो एमनियोट्स यानी सरीसृप, पक्षी और हम स्तनधारी, हमने एक शानदार तरीका निकाला। हमने भ्रूण के चारों ओर एक पर्सनल स्विमिंग पूल बना लिया। पर्सनल स्विमिंग पूल? हाँ, यही है एमनियॉन नाम की थैली, जिसमें एमनियोटिक द्रव भरा होता है। ये भ्रूण को सूखने और बाहरी झटकों से बचाती है। अच्छा, तो ये एक तरह का प्राइवेट स्पेस सूट है भ्रूण के लिए। और एमनियोट्स के डायग्राम में 4 परतें दिख रही हैं। सबसे बाहर है कोरियन और अंदर एमनियॉन, जिसके बारे में हमने बात की। बाकी 2 क्या हैं? एलेंटॉइस और योक सैक। देखिए, एलेंटॉइस एक तरह का वेस्ट मैनेजमेंट और रेस्पिरेशन सिस्टम है, जो बाद में गर्भनाल यानी अम्बेलिकल कॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। लेकिन योक सैक ये सबसे दिलचस्प है। एक मिनट, योक सैक, ये तो मुर्गियों के अंडों में होता है ना? हमारे अंदर इसका क्या काम? यही तो कमाल की बात है। ये हमारे विकासवादी अतीत का एक सबूत है। हमारे शरीर में जब तक लिवर या बोन मैरो खून बनाना शुरू नहीं करते, उससे बहुत पहले ये छोटी सी योक सैक ही हमारे शरीर की पहली ब्लड फैक्ट्री होती है। पहली ब्लड फैक्ट्री? हाँ, यहीं पर पहली लाल रक्त कोशिकाएं, मतलब आरबीसीज बनती हैं।
ये हमारे शरीर का एक तरह का स्टार्टर किट है जो मुख्य मशीनरी के ऑनलाइन आने से पहले काम शुरू कर देता है। वाह, ये तो सच में हैरान करने वाला है। आपने एमनियोटिक द्रव का जिक्र किया और नोट्स हमें सीधे एमनियोसिंथेसिस पर ले जाते हैं। मतलब इस द्रव की जांच की जा सकती है। ये तो बहुत ही नाजुक काम लगता होगा। बहुत ज्यादा। गर्भावस्था के 16 से 22 हफ्तों के बीच डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की मदद से देखते हुए एक बहुत पतली सुई से एमनियोटिक द्रव का एक छोटा सा सैंपल निकालते हैं। अच्छा। और ये कमाल का है क्योंकि उस द्रव में भ्रूण की अपनी त्वचा की कुछ कोशिकाएं तैर रही होती हैं। और उन कोशिकाओं से भ्रूण के बारे में सब कुछ पता चल सकता है। उनकी डीएनए से आनुवांशिक बीमारियों का पता चल सकता है, जैसे डाउन सिंड्रोम। ये एक बहुत शक्तिशाली डायग्नोस्टिक टूल है, लेकिन हर शक्तिशाली टूल की तरह इसके गलत इस्तेमाल का भी खतरा होता है। नोट्स में बताया गया है कि इसी तकनीक से भ्रूण का लिंग भी पता चल जाता है। हाँ, और नोट्स में इसके गंभीर दुरुपयोग का भी जिक्र है, मादा भ्रूण हत्या। बिल्कुल। जब इस तकनीक का दुरुपयोग लड़कियों की पहचान करके उन्हें गर्भ में ही खत्म करने के लिए होने लगा, तो सरकार को कानून बनाना पड़ा। भारत में जन्म से पहले लिंग की जांच करवाना एक कानूनी अपराध है। यह दिखाता है कि कैसे एक अच्छी वैज्ञानिक तकनीक का समाज पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। तो ये तो हुई गर्भावस्था के दौरान जानकारी और नियंत्रण की बात। अब उस बड़े विषय पर आते हैं जिसका जिक्र अपने शुरू में किया था, गर्भधारण को नियंत्रित करना। नोट्स में गर्भ निरोधक उपायों की एक लंबी लिस्ट है जिसकी शुरुआत प्राकृतिक तरीकों से होती है। हाँ, और प्राकृतिक तरीकों का फंडा बहुत सीधा है। शुक्राणु और अंडे को मिलने से रोकना, बिना किसी बाहरी चीज के। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये उतने भरोसेमंद भी नहीं होते। जैसे पहला है आवधिक संयम, मतलब पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसका मतलब है कि महीने के कुछ खास दिनों में परहेज करना। पर ये कितना कारगर हो सकता है? देखिए, नोट्स में जो डायग्राम है वो बताता है कि एक सामान्य 28 दिन के चक्र में अंडा 14वें दिन के आसपास निकलता है। हाँ। और शुक्राणु और अंडाणु दोनों कुछ दिन तक जीवित रह सकते हैं। तो 10वें दिन से 17वें दिन तक का समय रिस्क पीरियड माना जाता है। अगर कोई इस टाइमिंग का खेल एकदम सटीक तरीके से खेल ले तो ये काम कर सकता है। लेकिन शरीर कोई घड़ी तो है नहीं, है ना? चक्र ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए गलती की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। और दूसरा तरीका है स्तनपान अनार्तव, मतलब लैक्टेशनल एमेनरिया। ये तो बहुत दिलचस्प है, यानी स्तनपान कराना अपने आप में गर्भ निरोधक है। कुछ हद तक हाँ। प्रसव के बाद जब तक माँ बच्चे को नियमित और पूरी तरह से स्तनपान कराती है, शरीर में प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन बहुत ज्यादा बनता है। प्रोलैक्टिन? हाँ, ये हार्मोन दिमाग को ओव्यूलेशन शुरू करने वाले दूसरे हार्मोन्स बनाने से रोकता है, जैसे LH और FSH। ये शरीर का एक तरह का एक बार में एक बच्चा वाला नेचुरल सिस्टम है, लेकिन ये भी सिर्फ शुरुआती 6 महीनों तक ही ज्यादातर प्रभावी होता है। समझ गया। अब आते हैं कृत्रिम तरीकों पर, जहां हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हैं फिजिकल बैरियर्स, यानी ऐसी चीजें जो शुक्राणु को गर्भाशय के गेट तक पहुंचने से ही रोक दें। पुरुषों के लिए कॉन्डम सबसे आम है। महिलाओं के लिए डायाफ्राम या सर्वाइकल कैप्स हैं जो गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स पर एक ढक्कन की तरह लग जाते हैं। इसके बाद है आईयूडीज यानी अंतर गर्भाशय युक्तियां। ये बहुत से लोगों के लिए एक ब्लैक बॉक्स की तरह है। नोट्स में 3 तरह के आईयूडीज का जिक्र है। ये काम कैसे करते हैं? चलिए इसे आसान बनाते हैं। सबसे पहला है दवा रहित आईयूडी, जैसे लिप्स लूप। इसे आप गर्भाशय में एक बाउंसर की तरह समझ सकती हैं। इसकी मौजूदगी से ही शरीर का इम्यून सिस्टम अलर्ट हो जाता है। अच्छा। शरीर की सुरक्षा कोशिकाएं उस इलाके में गश्त करने लगती हैं और बाहर से आने वाले किसी भी शुक्राणु को घुसपैठिया समझकर खत्म कर देती हैं। और कॉपर रिलीजिंग आईयूडी जैसे CUT, ये कैसे अलग है? ये और भी स्मार्ट है। ये अपने अंदर से धीरे धीरे कॉपर आयंस छोड़ते हैं, और ये कॉपर आयंस शुक्राणुओं के लिए आप कह सकते हैं कि जहर जैसे होते हैं। वे उनकी तैरने की क्षमता और अंडे को निषेचित करने की ताकत को खत्म कर देते हैं। एक तरह से शुक्राणुओं के लिए एक हॉस्टाइल जोन बना देते हैं। हॉस्टाइल जोन। और सबसे एडवांस वाले हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, ये तो दोहरी रणनीति पर काम करते हैं। एक, ये धीरे धीरे हार्मोन छोड़कर गर्भाशय ग्रीवा की म्यूकस को इतना गाढ़ा और चिपचिपा बना देते हैं कि शुक्राणुओं के लिए वो गेट पार करना नामुमकिन हो जाता है। और दूसरा, अगर कोई शुक्राणु पार कर भी गया और अंडा निषेचित हो भी गया, तो ये गर्भाशय की अंदरूनी परत को ऐसा बना देते हैं कि वो निषेचित अंडा वहां चिपक ही नहीं सकता।
मतलब ये गेट भी बंद करते हैं और अंदर की जमीन को भी बंजर बना देते हैं। ये तो बहुत ही प्रभावी सिस्टम लगता है। आईयूटीज के बाद आती हैं खाने वाली गोलियां। ये छोटी सी गोली पूरे शरीर के सिस्टम को कैसे कंट्रोल कर लेती है? ये दिमाग के साथ एक चालाकी भरा खेल खेलती हैं। इन गोलियों में वही हार्मोन्स होते हैं जो गर्भावस्था के दौरान शरीर में होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। अच्छा। जब कोई ये गोली खाता है तो शरीर को लगता है कि वो पहले से ही गर्भवती है, इसलिए दिमाग अंडाशय को नया अंडा बनाने का सिग्नल ही नहीं भेजता, मतलब ओव्यूलेशन ही नहीं होता। और नोट्स में एक भारतीय गोली सहेली का भी जिक्र है। इसे CDRI लखनऊ ने बनाया है। इसमें क्या खास है? सहेली एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये दुनिया की पहली और एकमात्र गैर स्टीरॉयडल गर्भनिरोधक गोली है। इसका मतलब है कि इसके साइड इफेक्ट्स पारंपरिक हार्मोनल गोलियों के मुकाबले बहुत कम है और इसे हफ्ते में सिर्फ एक बार लेना पड़ता है। और आखिर में है स्थायी तरीके, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी, वासेक्टमी और ट्यूबेक्टमी। ये सुनने में काफी गंभीर लगते हैं। प्रक्रिया बहुत सरल है असल में। पुरुष नसबंदी में डॉक्टर उस पतली सी नस को ब्लॉक कर देते हैं जो शुक्राणुओं को अंडकोश से बाहर लाती है। बस सब कुछ सामान्य रूप से काम करता है, लेकिन वीर्य में शुक्राणु नहीं होते हैं। ये एक हाईवे को बंद करने जैसा है, पूरे शहर को नहीं। और महिला नसबंदी में? उसमें भी यही लॉजिक है। अंडवाहिनी मतलब फलोपियन ट्यूब, वो ट्यूब जहां अंडा और शुक्राणु मिलते हैं, उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। तो अंडा अंडाशय से निकलकर गर्भाशय तक पहुंच ही नहीं पाता। ये दोनों ही बहुत प्रभावी और स्थायी समाधान है। तो हमने गर्भधारण को रोकने के तरीकों पर विस्तार से बात की, लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। जब कोई गर्भधारण करना चाहता है पर कर नहीं पाता, नोट्स हमें सहायक प्रजनन तकनीकों यानी ART की दुनिया में ले जाते हैं। हाँ, और यहाँ विज्ञान सच में चमत्कार करता है। सबसे मशहूर शब्द है टेस्ट ट्यूब बेबी। असल में ये IVF और ET के लिए एक आम बोलचाल का नाम है। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब है कांच में। तो क्या सच में बच्चे को टेस्ट ट्यूब में बनाया जाता है? नहीं, टेस्ट ट्यूब में नहीं, एक छोटी सी पेट्री डिश में। डॉक्टर महिला के अंडाशय से अंडाणु निकालते हैं और पुरुष के वीर्य से शुक्राणु। फिर लैब में नियंत्रित वातावरण में इन दोनों को मिलाया जाता है। जब शुक्राणु अंडे को निषेचित कर देता है और भ्रूण बनना शुरू हो जाता है, तो उसे कुछ दिनों तक लैब में ही बढ़ने दिया जाता है। और फिर आता है ET यानी एम्ब्रियो ट्रांसफर। बिल्कुल। जब भ्रूण थोड़ा विकसित हो जाता है तो उसे एक पतले कैथेटर से वापस महिला के शरीर में डाल दिया जाता है। नोट्स में इसके भी 2 तरीके बताए हैं, ज़िफ्ट और IUT। हाँ, ये क्या है? मतलब भ्रूण को अलग अलग जगह क्यों डालते हैं? ये सब प्रकृति की नकल करने के बारे में है। अगर भ्रूण सिर्फ 8 कोशिकाओं यानी ब्लास्टोमेयर्स जितना छोटा है तो उसे फेलोपियन ट्यूब में डाला जाता है। इसे ज़िफ्ट कहते हैं। फेलोपियन ट्यूब में? हाँ, क्योंकि प्राकृतिक रूप से भी निषेचन और शुरुआती विकास वहीं होता है। लेकिन अगर भ्रूण उससे ज्यादा विकसित हो गया है तो उसे सीधे गर्भाशय में डाला जाता है। इसे IUT कहते हैं, क्योंकि उस स्टेज तक भ्रूण प्राकृतिक रूप से भी गर्भाशय में पहुंच चुका होता है। तो IVF शरीर के बाहर होता है। क्या कोई ऐसी तकनीक भी है जिसमें निषेचन शरीर के अंदर ही हो? हाँ, बिल्कुल है। जैसे गिफ्ट यानी गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। मान लीजिए एक महिला अंडाणु नहीं बना सकती, लेकिन उसका गर्भाशय और फेलोपियन ट्यूब बिल्कुल ठीक है। तो एक डोनर महिला से अंडाणु लेकर उसे और उसके साथी के शुक्राणु दोनों को सीधे उसकी फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है। अच्छा। फिर निषेचन शरीर के अंदर ही अपने सामान्य तरीके से होता है। एक और तकनीक है ICSI, अंतःकोशिकीय शुक्राणु इंजेक्शन। ये तो बहुत ही ज्यादा हाईटेक लगता है। जब शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम हो या वो ठीक से तैर नहीं पाते, इसमें वैज्ञानिक एक अकेले सबसे स्वस्थ शुक्राणु को चुनते हैं। एक अकेले शुक्राणु को? हाँ, उसे एक बहुत ही बारीक सुई में पकड़ते हैं और सीधे अंडाणु के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। रुकिए, एक शुक्राणु को पकड़कर सीधे अंडे में डाल देते हैं? ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। और ये हर रोज हजारों जोड़ों की मदद कर रहा है। ये निषेचन को लगभग गारंटीड बना देता है। जब लगता है कि हमने सब कुछ समझ लिया, तभी नोट्स में एक आखिरी बिल्कुल अनोखा विषय आता है, अनिषेक जनन, पार्थिनोजेनेसिस। हाँ, ये प्रकृति का एक वाइल्ड कार्ड है। इसका सीधा मतलब है बिना निषेचन के विकास। यानी एक अनिषेचित अंडाणु अपने आप ही विकसित होकर एक पूरा जीव बना देता है। किसी शुक्राणु की जरूरत ही नहीं। और ऐसा सच में होता है? किन जीवों में? नोट्स में कुछ उदाहरण हैं। नर मधुमक्खियां इसी प्रक्रिया से पैदा होती हैं। कुछ छिपकलियों की प्रजातियां, टर्की पक्षी और कुछ समुद्री जीव भी ऐसा कर सकते हैं।
यह हमें दिखाता है कि प्रजनन के नियम उतने भी सख्त नहीं है जितना हम सोचते हैं। जीवन हमेशा कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेता है। बस कुछ डायग्राम्स हैं जो जीव विज्ञान की दो बहुत ही कमाल की कहानियां बताते हैं। पहली कहानी तो ये है कि कैसे कुछ जीव बिना नर के ही अपनी नस्ल आगे बढ़ा लेते हैं। और दूसरी कहानी है कि जब जीवन की वो पहली कोशिका बन जाती है तो उसके बाद के पहले कुछ घंटों में असल में होता क्या है। हमारी कोशिश यही है कि इन मुश्किल लगने वाली चीजों को एकदम आसान भाषा में समझें। हाँ, क्योंकि ये देखना बहुत दिलचस्प है कि एक मधुमक्खी, एक छिपकली और एक इंसान, इन सब के डेवलपमेंट के पहले कुछ दिन कितने अलग हो सकते हैं। तो चलिए इस दुनिया में उतरते हैं और शुरुआत एक ऐसे आइडिया से करते हैं जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है। अनिषेक जनन। हाँ, पार्थेनोजेनेसिस, यानी बिना किसी मेल पार्टनर के बच्चे पैदा होना। तो ये अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस आखिर है क्या? हमारे सामने जो डायग्राम है वो इसके दो मुख्य तरीके बता रहा है। एक है अगुणित और दूसरा है द्विगुणित। मतलब प्रकृति के पास एक ही काम करने के दो अलग अलग रास्ते हैं। बिल्कुल, और दोनों के पीछे की जो वजह है वो भी बहुत दिलचस्प है। अच्छा? पहला तरीका है अगुणित अनिषेक जनन, जिसे वैज्ञानिक भाषा में एरेनोटॉकी कहते हैं। एरेनोटॉकी। इसमें होता यह है कि एक सामान्य कोशिका जिसमें क्रोमोसोम के दो सेट होते हैं, जिसे हम द्विगुणित या 2n कहते हैं, ठीक है। वो अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस से गुजरती है। अच्छा, मियोसिस मतलब जहां क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। हाँ, तो इस प्रोसेस का नतीजा होता है एक ऐसी कोशिका जिसमें क्रोमोसोम का सिर्फ एक सेट बचता है, मतलब अगुणित या n। और यहीं पे वो कमाल की बात होती है ना, इस कोशिका को आगे बढ़ने के लिए किसी स्पर्म की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जैक्टली। ये अकेली अगुणित कोशिका बिना किसी निषेचन के सीधे एक भ्रूण में विकसित हो जाती है। एक मिनट, इसका मतलब जो बच्चा पैदा होगा उसमें क्रोमोसोम का सिर्फ एक ही सेट होगा? हाँ, और वो पूरा का पूरा माँ से आया होगा। मतलब उसका कोई पिता नहीं है, जेनेटिकली भी नहीं। कोई पिता नहीं। और इसका सबसे आम उदाहरण हमारे आसपास ही है। शहद की मक्खियाँ। बिल्कुल, जो नर मक्खियां होती हैं, जिन्हें हम ड्रोन कहते हैं, वो इसी प्रक्रिया से पैदा होते हैं। मतलब रानी मक्खी के जो अंडे निषेचित नहीं हो पाते, उनसे नर मक्खियां बन जाती हैं। वाह, तो हर नर मधुमक्खी की सिर्फ माँ होती है, पिता नहीं। ये तो कमाल है। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, द्विगुणित अनिषेक जनन। यहाँ क्या अलग है? यहाँ कहानी पूरी तरह से अलग है। इसे थैलेटोकी भी कहते हैं। इस प्रोसेस में अर्धसूत्री विभाजन, यानी क्रोमोसोम को आधा करने वाला विभाजन, वो होता ही नहीं है। मतलब कोई कटौती नहीं। जितने क्रोमोसोम माँ में हैं, उतने ही बच्चे में भी होंगे। बिल्कुल, एक द्विगुणित कोशिका बिना किसी बदलाव के, बिना निषेचन के सीधे एक द्विगुणित भ्रूण बना देती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो संतान पैदा होगी वो आनुवांशिक रूप से अपनी माँ की एक सटीक कॉपी होगी। एक क्लोन, एक तरह से। और इसका उदाहरण दिया गया है कुछ छिपकलियों का, जिनकी आबादी में सिर्फ मादाएं होती हैं। ये तो जमीन आसमान का फर्क है ना? एक तरीके से सिर्फ नर पैदा हो रहे और दूसरे से सिर्फ मादा। इसका कोई खास फायदा होता होगा? मतलब एक पूरी की पूरी आबादी सिर्फ मादाओं की क्यों चाहेगी? ये एक बेहतरीन सवाल है। उन छिपकलियों के लिए इसका मतलब है कि आबादी का हर एक सदस्य बच्चे पैदा कर सकता है। अच्छा, तो आबादी दोगुनी रफ्तार से बढ़ सकती है। एग्जैक्टली। ये उन जगहों पर बहुत फायदेमंद है जहां साथी मिलना मुश्किल हो। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान भी है। वो क्या? आनुवांशिक विविधता की कमी। सबके सब क्लोन है, तो अगर कोई बीमारी आई जो एक को नुकसान पहुंचा सकती है, तो वो पूरी आबादी को खत्म कर सकती है। समझ गया। और मधुमक्खियों के मामले में ये सामाजिक ढांचे को बनाने का एक बहुत कुशल तरीका है। अच्छा, ये उन्हें अपनी कॉलोनी की जरूरतों के हिसाब से नर और मादाओं की संख्या को कंट्रोल करने में मदद करता होगा। बिल्कुल। तो एक तरफ सर्वाइवल की रणनीति है और दूसरी तरफ समाज चलाने की। ठीक है, तो जीवन बिना नर के भी शुरू हो सकता है, ये तो समझ आ गया। लेकिन एक बार वो पहली कोशिका बन गई, चाहे जैसे भी बनी हो, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद शुरू होता है विभाजन। हाँ, जाहिर है, 1 से 2 बढ़ना होगा, 2 से 4। इसी पहले विभाजन की कहानी भी तो दिलचस्प होगी। और यहीं पर जीव विज्ञान का एक बहुत ही सुंदर और सरल नियम काम करता है। इन शुरुआती विभाजनों को विदलन या क्लीवेज कहते हैं। और इससे कंट्रोल करने वाले नियम का नाम है बाल्फोर का नियम। हाँ, बाल्फोर का नियम। सुनने में काफी गंभीर लग रहा है। नाम गंभीर है, पर आइडिया बहुत सीधा है। ये नियम कहता है कि कोशिका के बंटने की रफ्तार अंडे में मौजूद जर्दी यानी योक की मात्रा पर निर्भर करती है। योक की मात्रा पर? हाँ, और रिश्ता उल्टा है। मतलब अंडे में जितनी ज्यादा जर्दी होगी, उसके बंटने की रफ्तार उतनी ही धीमी और मुश्किल होगी। अच्छा, तो ज्यादा योक मतलब ज्यादा मुश्किलें।
ये तो अजीब है। मैं तो सोचता था कि योग तो पोषण है, फायदा ही करता होगा। वो पोषण तो है, बिल्कुल है। भ्रूण के लिए सारा खाना वही है, लेकिन आप इसे ऐसे समझिए कि आपको एक खाली कमरे में दीवार खड़ी करके उसे 2 हिस्सों में बांटना है। कितना आसान है। हाँ, बहुत आसान। अब सोचिए वही कमरा भारी भरकम फर्नीचर से ठसाठस भरा है। अब दीवार खड़ी करना कितना मुश्किल और धीमा हो जाएगा। समझ गया, वो फर्नीचर ही योग है, वो रास्ते में आता है। बिल्कुल। तो जिस अंडे में योग कम है वो आसानी से और पूरा का पूरा विभाजित हो जाता है, और जिसमें योग बहुत ज्यादा है, वहां विभाजन या तो सिर्फ कुछ हिस्सों में होता है या फिर बहुत अधूरा रह जाता है। और ये छोटा सा नियम तय कर देता है कि एक जानवर का शुरुआती विकास कैसा दिखेगा। तो इसी नियम के आधार पर विदलन के 2 बड़े प्रकार बन जाते होंगे। हाँ, एक जहां सब कुछ बन जाता है और दूसरा जहां नहीं बढ़ता। आपने सही पकड़ा। इन्हें हम कहते हैं पूर्ण विदलन यानी होलोब्लास्टिक क्लीवेज और अपूर्ण विदलन यानी मेरोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक और मेरोब्लास्टिक। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पूर्ण का मतलब है कि पूरा का पूरा अंडा विभाजित होता है। और ये उन अंडों में होता होगा जिनमें फर्नीचर यानी योग कम होता है। एकदम सही। अब इसे समझने का सबसे आसान तरीका है अंडों को 3 कैटेगरी में बांटना। ओके। सोचिए 3 तरह के अंडे हैं। एक जिसमें बस नाम के लिए जर्दी है, जैसे हमारा यानी इंसानों का अंडा। ठीक है। दूसरा जिसमें ठीक ठाक जर्दी है, जैसे मेंढक का। और तीसरा जो लगभग पूरी तरह जर्दी से ही भरा है, जैसे मुर्गी का अंडा। कम जर्दी, मीडियम जर्दी और बहुत ज्यादा जर्दी। सारा खेल इसी जर्दी की मात्रा का है। तो पूर्ण विदलन कम और मीडियम जर्दी वाले अंडों में होता है। इसका भी पहला प्रकार है समान पूर्ण विदलन। ये हमारे जैसे जीवों में होता है जहां जर्दी बहुत कम होती है। मतलब अंडा पूरी तरह से बढ़ता है। हाँ, और जो कोशिकाएं बनती हैं वो सब लगभग एक ही साइज की होती हैं, एकदम बराबर का बंटवारा। और दूसरा प्रकार असमान पूर्ण विदलन, यहाँ जरूर मीडियम जर्दी वाले अंडे आते होंगे, जैसे मेढक के। बिल्कुल, मेढक के अंडे में जर्दी थोड़ी ज्यादा होती है और वो एक तरफ इकट्ठी रहती है। अच्छा। तो जब अंडा बंटता है तो पूरा बंटता है, लेकिन बंटवारा बराबर नहीं होता। मतलब जिस तरफ जर्दी कम होती है वहां छोटी छोटी कोशिकाएं बनती हैं, और जिस तरफ जर्दी ज्यादा होती है वहां बड़ी बड़ी कोशिकाएं बनती हैं। एक मिनट, असमान विभाजन, कुछ कोशिकाएं छोटी और कुछ बड़ी, ऐसा क्यों होगा? कोशिका तो बराबर बंटनी चाहिए ना? क्योंकि जर्दी यानी वो फर्नीचर विभाजन की मशीनरी को एक तरफ धकेल देता है। अच्छा। तो एक हिस्से में विभाजन तेजी से होता है और दूसरे में धीरे धीरे। नतीजा अलग अलग साइज की कोशिकाएं। समझ गया। और वैज्ञानिक भाषा में इन्हीं कम जर्दी मीडियम जर्दी वाले अंडों को हम सूक्ष्म पीतकीय, समपीतकीय और मध्य पीतकीय कहते हैं। चलिए, ये तो समझ आया। अब उस तीसरे अंडे की बात करते हैं जो जर्दी से लबालब भरा है, जैसे मुर्गी का अंडा। वहां तो अपूर्ण विदलन होता होगा। हाँ, वहां होता है अपूर्ण विदलन या मेरोब्लास्टिक क्लीवेज। जब अंडे में जर्दी की मात्रा बहुत ज्यादा हो तो कोशिका विभाजन पूरे अंडे को बांट ही नहीं सकता। वो जर्दी का विशाल समंदर एक रुकावट की तरह काम करता है। बिल्कुल, इसलिए विभाजन सिर्फ कोशिका द्रव्य के एक छोटे से हिस्से तक ही सीमित रहता है। इसके भी 2 प्रकार दिख रहे हैं, सतही और डिस्कॉइडल। हाँ, सतही वाला कीड़ों में होता है। ये तो बड़ा अजीब लगता होगा देखने में। बहुत अजीब। कीड़ों के अंडों में जर्दी बीच में यानी केंद्र में होती है। बीच में? हाँ, तो कोशिका विभाजन सिर्फ अंडे के बाहरी सतह पर होता है, एक पतली सी परत में। आप कल्पना कीजिए कि एक तरबूज है और विभाजन सिर्फ उसके हरे छिलके पर हो रहा है, अंदर का पूरा लाल गूदा वैसा का वैसा ही है। कमाल है। और दूसरा है डिस्कॉइल्ड विदलन, ये तो पक्षियों से जुड़ा है। एकदम। डिस्कॉइडल विदलन उन अंडों की पहचान है जिनमें जर्दी हद से ज्यादा होती है। यहाँ पर जीवन की सारी हलचल, सारा कोशिका द्रव्य वो सब एक जगह सिमट जाता है। हाँ, अंडे के एक पोल पर एक छोटी सी डिस्क जैसी जगह पर, और विभाजन सिर्फ उसी डिस्क में होता है। अच्छा, तो जब हम अंडे की जर्दी पर वो छोटा सा सफेद धब्बा देखते हैं, आप कह रही हैं कि पूरा का पूरा चूजा उसी नन्ही सी जगह से बनता है? हाँ। मुझे तो हमेशा लगता था कि पूरी जर्दी ही धीरे धीरे भ्रूण पे बदल जाती है। नहीं, वो पूरी जर्दी तो उस नन्ही सी डिस्क में पल रहे भ्रूण का लंच बॉक्स है। लंच बॉक्स। सारा एक्शन उसी छोटी सी डिस्क पर होता है। पक्षी, सांप, छिपकली, मछलियां, इन सब के अंडों में यही होता है। तो अगली बार जब मैं नाश्ते में ऑमलेट बना रहा हूँगा तो मुझे याद आएगा कि मैं दरअसल एक डिस्कोब्लास्टुला के बनने की जगह को देख रहा हूँ। बिल्कुल। तो बाल्फोर का एक सीधा सा नियम ये तय कर देता है कि कोई जीव अपने जीवन की शुरुआत कैसे करेगा, पूरे अंडे को बांटकर या उसके सिर्फ एक छोटे से कोने में। और ये सिर्फ एक अकादमिक बात नहीं है, ये सीधे तौर पर तय करता है कि भ्रूण की अगली बनावट कैसी होगी। अच्छा, तो इन सब अलग अलग तरह के विभाजनों का नतीजा क्या होता है?
कोशिकाएं बट कर एक गेंद जैसी चीज बना लेती हैं जिसे ब्लास्टुला कहते हैं। हाँ, तो क्या अलग-अलग विभाजन से अलग-अलग तरह के ब्लास्टुला बनते हैं? बिल्कुल। विभाजन का तरीका सिर्फ कोशिकाओं की गिनती बढ़ाने का एक जरिया नहीं है, ये भविष्य की इमारत की नींव रख रहा है। मतलब हर तरह का विभाजन एक खास तरह की वास्तुकला को जन्म देता है। सही कहा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी वास्तुकला कैसी दिखती है। हमारे पास 3 उदाहरण हैं, इंसान, मेंढक और पक्षी। हाँ, इंसानों में जहाँ समानपूर्ण विदलन हुआ था, जहां सारी कोशिकाएं एक बराबर थीं। उससे जो ब्लास्टुला बनता है उसे कोरकपुटी या ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इसकी एक बहुत खास बनावट होती है। कैसी? इसमें कोशिकाओं की एक बाहरी परत होती है और अंदर कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है। और इस बनावट का आगे चलकर कोई खास मतलब होता है? बहुत खास मतलब होता है। वो बाहरी परत बाद में प्लासेंटा यानी गर्भनाल बनाने में मदद करती है और अंदर का गुच्छा ही असल में भ्रूण बनता है। वाह! हमारी ब्लास्टोसिस्ट की बनावट ही तय करती है कि भ्रूण और प्लासेंटा कैसे बनेंगे और गर्भाशय में कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, अब मेंढक पर आते हैं, जहां असमान पूर्ण विदलन हुआ था और कोशिकाएं छोटी बड़ी बनी थीं। वहां बनने वाले ब्लास्टुला को एम्फीब्लास्टुला कहते हैं। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, इसमें छोटी और बड़ी दोनों तरह की कोशिकाएं होती हैं और अंदर एक खोखली जगह होती है जो थोड़ी एक तरफ खिसकी हुई होती है। और ये सीधे सीधे उस असमान जर्दी के बंटवारे का नतीजा है। बिल्कुल। और आखिर में पक्षियों और सरीसृपों का क्या, जहां विभाजन सिर्फ एक छोटी सी डिस्क तक ही सीमित था? वहां बनता है डिस्कोब्लास्टुला। ये कोई गोल गेंद नहीं होती, ये कोशिकाओं की एक चपटी डिस्क होती है जो जर्दी के विशाल समंदर के ऊपर तैर रही होती है। हाँ, इसकी बनावट पूरी तरह से इस बात से तय होती है कि इसे उस जर्दी के ऊपर रहते हुए विकसित होना है। तो आप देख सकते हैं कि शुरुआती बनावट ही आगे के पूरे डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट तय कर देती है। हाँ। तो आज हमने जीवन के पहले कुछ पलों की एक पूरी यात्रा की। हमने अनिषेक जनन की हैरान करने वाली दुनिया से शुरुआत की, जहां बिना नर के जीवन संभव है। फिर हमने बाल्फोर के उस सरल से नियम को समझा कि ज्यादा जर्दी, धीमी रफ्तार। और आखिर में देखा कि कैसे जर्दी की मात्रा ही ये तय करती है कि विभाजन पूरे अंडे में होगा या नहीं। और उससे बनने वाली पहली संरचना ब्लास्टुला कैसी दिखेगी? चाहे वो इंसानों का ब्लास्टोसिस्ट हो, मेंढक का एम्फीब्लास्टुला या पक्षियों का डिस्कोब्लास्टुला। बिल्कुल। यहाँ से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि अंडे में जर्दी की मात्रा सिर्फ खाना नहीं है। ये एक वास्तुशिल्प निर्देश है। हाँ, एक आर्किटेक्चरल इंस्ट्रक्शन। ये एक बहुत ही छोटा सा शुरुआती फर्क है, लेकिन इसके नतीजे बहुत गहरे होते हैं और यही जीवन की इतनी विविधता की नींव रखते हैं। ये पहली कोशिका के विभाजन से ही तय हो जाता है कि आगे का रास्ता कितना अलग होगा। बिल्कुल, और ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है।